फिर वो यूट्यूब पे जाकर हाँ यही नहीं चल रहा है, ये तो लाइव चल रहा है, अभी शुरू हो गया। बस कुछ नहीं करना है, मिनिमाइज कर वहीं से, और ये लिंक आएगी ना तो इसको आप शेयर कर दीजिए, मतलब जो अभी ग्रुप में आई थी ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई साउथ अमेरिका का एरिया वाइज रैंक क्या है, 4th नंबर है। पॉपुलेशन वाइज रैंक 5th नंबर है। सॉवरेन कंट्री कितनी है, 12 है। और 3 ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब 3 ऐसे क्षेत्र है, देश है वो। ठीक है, लेकिन किनका कोई ना कोई एक देश है जो उस पर क्या करके रखा है, कब्जा करके रखा है, उनका इन्फ्लुएंस है। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले यहीं से, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको। सपोज सूरीनेम सुना है किसी ने, और फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना बहुत हाईलाइट होता है जब भी क्या होता है कि देखो यहां पे ये दिख रहा है फ्रेंच गुयाना, देखा। यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोप के देशों ने अपना एक यूनियन बनाया था जो मैंने कल बताया था, है ना। यूरोप कहां पड़ेगा अगर वर्ल्ड मैप में याद है, बहुत ऊपर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। तो उन्होंने अपना लॉन्चिंग स्टेशन वहां नहीं बनाया, चूंकि ये किसके अंडर में आएगा, फ्रांस के, तो नेम पड़ गया फ्रेंच गुयाना। समझ गए। तो ये टेरिटरी किसके एग्जांपल क्या हो गई, 3 ओवरसीज टेरिटरी की जो हम बात कर रहे हैं। तो पहली टेरिटरी फ्रेंच गुयाना किसके अंडर में है, फ्रांस के। तो आप यही बगल में लिख लोगे फ्रेंच। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, समझ। ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना के ऊपर किसका अगर हम बात करेंगे हिंदी में आधिपत्य है तो फ्रांस का है ना। तो ओवरसीज टेरिटरी है ये किसकी, फ्रांस की। तो ईयू है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूरोपियन यूनियन, इनका लॉन्चिंग स्टेशन कहां पे है, फ्रेंच गुयाना में है। अब यहां पे देखो एक बात यहीं से कनेक्ट करते चले, हमने देखा था इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से क्या जा रही है, इक्वेटर। बेटा नाम क्या था, इक्वाडोर, इक्वली डिवाइड कर रही है भूमध्य रेखा, समझ गए। तो नियरेस्ट देखो फ्रेंच गुयाना किसके पास पड़ रहा है, इक्वेटर के। तो इन्होंने क्या करा, फ्रेंच गुयाना, इसीलिए यूरोपियन यूनियन इतने विकसित देश है, उन्होंने अपना लॉन्चिंग स्टेशन कहां रखा, पागल थे क्या यहां आने, लेकिन उन्होंने साइंस पढ़ी थी, उन्होंने देखा था कि इक्वेटर के पास गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, मतलब कि ग्रेविटेशन कम होगा, और अर्थ कैसे रोटेट हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट हो रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रही है और ग्रेविटेशन फोर्स कम है, तो इजीली क्या हो रहा है, कम फ्यूल लगेगा, और इजीली जो हमारा लॉन्चिंग स्टेशन रहेगा, है ना, उस पर इजीली हम रॉकेट या सैटेलाइट जो भी भेज रहे हैं दूर तक भेज पाएंगे। तो समझ गए। फ्रेंच गुयाना में क्या है, पूछा जाता है एग्जाम में कि यार यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहां है, स्पेस सेंटर। 4 ऑप्शन दे देगा, जर्मनी, पोलैंड, फ्रेंच गुयाना। तो सब क्या सोचेंगे वहीं कहीं होगा, लेकिन कहां है, फ्रेंच गुयाना में है। क्लियर हुआ। इंडिया भी क्या करता है, जब बहुत हैवी सैटेलाइट्स होते हैं तो हमारे पास कैपेबिलिटी धीरे धीरे हो रही है, और गवर्नमेंट एक मिशन चला रही है जिसका नाम क्या है, आत्मनिर्भर भारत, सुना होगा शायद, है ना। आत्मनिर्भर के तहत हम हर क्षेत्र में, मतलब हर एक रीजन पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिलायबल होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि हम ना केवल कॉटन इंडस्ट्री में, डिफेंस के सेक्टर में, मतलब हर जगह, स्पेस के सेक्टर में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद क्या करें, अपनी टेक्निक्स बनाएं और अपने तरीके से खुद डिपेंडेंट सेल्फ हो। जरूरत पड़ती है। 1971 में जब वॉर हुआ तो यूएस ने क्या करा था कि मना कर दिया था इंडिया की हेल्प करने से। तो हमने उस चीज से धीरे धीरे सीखा है कि भाई अगर वही चीज है ना कि हम समर्थ रहेंगे, हम सक्षम रहेंगे, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिया लगातार क्या कर रहा है, आत्मनिर्भरता पे फोकस कर रहा है, सेल्फ रिलायबल बन रहा है, हर क्षेत्र में बन रहा है। तो अभी क्या होता है कि हमें ना हैवी सैटेलाइट भेजने पड़ते हैं, तो हम फ्रेंच गुयाना से यूरोपियन यूनियन से लॉन्च कराते थे। लेकिन अभी हाईलाइट चलाया हाल ही में जीएसएलवी मार्क 3, क्या नाम है उसका, जीएसएलवी, अभी पढ़ेंगे साइंस टेक में ना, मार्क 3। इस मार्क 3 इसको क्या कह रहे हैं, बाहुबली। बाहुबली वो मूवी वाला नहीं, लेकिन नेम हमने लिया कि जो हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने, तो हमने अपना खुद का, इसको कहते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। मतलब पढ़ाऊंगा साइंस में कि मतलब बहुत हैवी सैटेलाइट्स को अगर हमें पृथ्वी की कक्षा में अगर लॉन्च करना था, तो वो एक क्या था, कैपेसिटी नहीं थी। तो हमें किसकी, ये जब जीएसएलवी नहीं था तो किसकी हेल्प लेनी पड़ती थी, फ्रेंच गुयाना की। अभी भी लेते हैं, इसके पहले भी हमने जो हैवी सैटेलाइट देखोगे ना, वो फ्रेंच गुयाना से इंडिया लॉन्च कराता था। लेकिन अब जब से जीएसएलवी मार्क 3 आ रहा है धीरे धीरे, तो इसमें टेक्निक्स यूज हो रही है क्रायोजेनिक। अभी साइंस टेक का सब्जेक्ट है ना, पढ़ क्या रहे हैं, ज्योग्राफी। तो बस ये बता रहा हूं कि इंडिया क्या करेगा कि अब धीरे धीरे जीएसएलवी मार्क 3, जिसको बाहुबली कह रहे हैं, यदि ये हमारे पास कंप्लीटली आ जाएगा तो हम खुद इससे लॉन्च कर पा रहे होंगे, हमें इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कभी देखा होगा इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च करे थे, लेकिन वो छोटे छोटे सैटेलाइट थे अदर कंट्रीज के, है ना। तो बड़े सैटेलाइट के लिए अभी हम छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर पा रहे हैं, आत्मनिर्भर है। हमें जरूरत है हैवी वेट,
है ना। 5000 किलो का अगर कोई सैटेलाइट भेजना है तो हमें किसकी हेल्प चाहिए पड़ती है, फ्रेंच गुयाना से यूरोपियन यूनियन से भिजवा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने ये बता रहा था, यहाँ एग्जांपल दिया आपको कि ओवरसीज टेरिटरी का एक एग्जांपल ये है, ठीक है। दूसरा है फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। तो इन तीन के नाम आप लिख लोगे। इस पे किसका कब्जा है, यहाँ फ्रांस था तो ये आ गया यूके मतलब कि ब्रिटेन, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब थर्ड नंबर पे आप अपना दो चीजें देख ली ना, है ना। थर्ड नंबर पे देखना यहीं पे जस्ट नीचे यहाँ पे है ना, आपको किस में दिख रहा होगा, आपके एटलस में दिखेगा, इस इमेज पे नहीं है। इसका नाम है साउथ जॉर्ज या साउथ सैंडविच। साउथ में है साउथ जॉर्ज या साउथ सैंडविच, हाँ लिखा है ना। तो साउथ जॉर्ज लिखा होगा या साउथ सैंडविच लिखा होगा, है ना, लिखा है। तो यहाँ पे भी किसका, ब्रिटेन का ही यहाँ पे कब्जा है, तो यूके लिख लो, है ना। तीन चीजें बन गई, तो आपकी 12 कंट्री हो गई, कौन सी, सोवरेन, और 3 कौन सी हो गई, ओवरसीज टेरिटरी हो गई। क्लियर हो गया, यहां क्लियर है ना। अब देखो बहुत सारी चीज, सबसे बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं, शुरू करते चलते हैं, ठीक है। वही बता रहा हूं ना मैं, अब उस पर ही आ रहा हूं, है ना। अभी हमने पहले बेसिक चीजें क्या होता है कि 15 चीजें हैं, पहले मैं आपको बड़ी लिखा दूं, 3 चीजें हमने ओवरसीज टेरिटरी हटा दी। अब जितनी है सबके जो पढ़ेंगे वो क्या आ जाएंगी, सोवरेन है। चाहे ब्राजील पढ़ेंगे, बोलीविया पढ़ेंगे, पैराग्वे पढ़ेंगे, क्या होता है कि बड़ी लिस्ट नहीं पढ़ना है, छोटी लिस्ट पढ़ो कि ये क्या है, ओवरसीज टेरिटरी है। बाकी जितनी है, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, जितनी पढ़ेंगे, जितनी आएंगी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सोवरेन है, ठीक है। अब अपन यहां पर सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं कि भाई पूछा जाएगा कि इक्वाडोर साउथ अमेरिका के कितने देशों से जाती है, तो आंसर होगा 3। इसको मैंने कैसे याद करा था, ECB, है ना। इक्वाडोर क्योंकि इसी पे है इक्वाडोर, इसीलिए नाम पड़ गया इक्वाडोर। सी से कोलंबिया और थर्ड नंबर पे ब्राजील। ये नोट डाउन करेंगे कि पूछा जाएगा एग्जाम्पल में कि साउथ अमेरिका के कितने देशों से इक्वेटर जा रही, 3 देश। क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम यहां से, फिर हमें यहां नीचे आएंगे तो कैप्रिकॉर्न गुजरती थी मकर रेखा। तो हमने देखा था चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और एक ब्राजील। तो यहां से एक अपने मान लो थोड़ा सा जस्ट ऊपर कर देते हैं, यहां कर देता हूं, ठीक है। इसको कलर चेंज करके कर देते हैं, यहां से लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील, ये 4 आपकी क्या करना है, ये ले नहीं रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो आपको मैंने कैसे याद कराया था, CAPB, कैप बी, कैप पहनते हैं ना। तो सबसे पहली कंट्री जहां से मकर रेखा कैप्रिकॉर्न जाएगी, चिली। अगला अर्जेंटीना, जस्ट ऊपर पैराग्वे, और जस्ट बगल से ये पूरा नीचे तक क्या फैला है, ब्राजील। तो 4 कंट्री कौन सी हो गई जहां से मकर रेखा अर्थात कैप्रिकॉर्न जा रही है, और 3 कंट्री हो गई जहां से भूमध्य अर्थात इक्वेटर जा रही है। इज दैट क्लियर, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, मतलब छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ना सीखना है ना। इतना क्लियर होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब याद करनी है इनकी कैपिटल, ठीक है, सबकी। थोड़ा सा बेसिक पद्धति क्या होता है, आइंस्टीन ने कहा है कि मतलब जब उनका ब्रेन चेक करा तो लगभग 7% समथिंग शायद उन्होंने यूज करा है। तो 100% तो कोई नहीं कर पाया अपना ब्रेन यूज। तो समझ रहे हो कि आइंस्टीन बन गए हो, तो हम 2% यूज करके, ये बहुत छोटी चीज है, याद हो जाएंगी। तो दिमाग को यही चीज बताओ कि सब याद होगा, होता है सबको, तो हमें भी होगा। एक बार में आधा होगा, अगली बार में आधा होगा, तीसरी बार में पूरा होगा। तो इतनी चीजें पहले क्लियर हुई कि भाई हमने इक्वेटर देख लिया, साउथ अमेरिका से कहां से गुजरा, और फिर क्या देख लिया, कैप्रिकॉर्न देख ली। अब पूछेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से गुजरती है, मेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका के कितने देशों से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0। इक्वाडोर, कैंसर की बात कर रहा हूं, यहां से निकलेगी टॉप। यही तो क्वेश्चन है, पढ़ के गए। मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, क्वेश्चन बनाओ, तुरंत अराइज करो कि भाई इक्वेटर यहां है तो ऊपर होगी 23.5 डिग्री ऊपर क्या, कैंसर। तो आंसर होगा 0, है ना। एक्साइटमेंट में आंसर नहीं देना, यही करते हैं लोग। क्या करते हैं कि अपने को लगता है हम तो पढ़ के गए, कौन सी बड़ी चीज है, दे के आ गए, ठीक है। बाहर निकलोगे ना तो फिर सिर पटक रहे होगे कि दादा क्या करके आए। और इसलिए एक इतना क्लियर हुआ। तो मेजरली ना बहुत सारी बुक्स में आपको टोटल यहाँ पे 12 कंट्री मिलेगी जो सोवरेन है, कहीं कहीं 14 कंट्री भी मिलती है और 13 भी मिलती है। तो उस पर मत झाड़ने लगना कि कितनी कंट्री है, वेरी कर दिया है। किसी ने फ्रेंच गुयाना को सोवरेन कंट्री मान लिया और उसको एक काउंट कर दिया तो 13 हो गई हैं। तो हमें बेसिक पता हो कि फुल्ली सोवरेन 12 है और 3 ओवरसीज है, खत्म बात। इतनी क्लियर हुई बात है। एरेज कर दूं। अब देखो
यहां के बाद देखना सबसे बड़ी चीज है कि हमसे दो बातें और पूछी जा सकती हैं कि यदि इसको वर्ल्ड मैप से देख लेते हैं ना, कि कभी कभी ना टच ऐसा काम करता है भैया, ठीक है। यहां पे देखो, इससे देखे या उससे देखे, आपसे पूछा जाएगा कि साउथ अमेरिका किस गोलार्ध में है, किस हेमिस्फीयर में है, तो आप क्या बताओगे? यहां से देखो, ये इक्वेटर निकली, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो आंसर क्या होगा? मेजरली इन सदर्न हेमिस्फीयर लेकिन पार्शियली इन नॉर्दर्न, तो नॉर्थ प्लस साउथ है, लेकिन इसीलिए एक नहीं मार के आना, नहीं तो जनरली क्या दिमाग पे इमेज याद नहीं रहती भाई। इक्वेटर गुजर गई तो कुछ कंट्री तो बची ना ऊपर, तो मेजरली अगर लिखा हो तो हम क्या बताएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में है पूरा। लेकिन अगर ऑप्शन में हो कि ए मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पार्शियली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बी मेजरली इन सदर्न हेमिस्फीयर, फिर ऑप्शन सी ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओनली इन सदर्न हेमिस्फीयर, चार ऑप्शन है तो आप क्या मारोगे? ए ओ प्लस बी दोनों। क्लियर हो रहा क्यों चीजें है ना, तो बेसिक से ही चल रहा है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। आपको ये याद रहा है कि इक्वेटर जा रही है तो नहीं दिमाग लगाया, अपन ने क्या कह दिया केवल सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये चीज नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ? फिर हमने यहां से देखा था कि यहां पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन निकाला था, ठीक है, यहां से। तो यहां से अब पूछेगा कौन से हेमिस्फीयर में है, अगर ईस्टर्न वेस्टर्न की बात करें तो टोटली क्या है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये बातें आपको क्लियर हो यहीं पे है ना, क्योंकि आगे बढ़ गए अपन लेकिन बेसिक चीजें नहीं पता, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अपन आगे बढ़ लेते हैं ना। यहां क्लियर हुआ। अब देखो क्या पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ना छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और जो अपन को याद रखना, 2 दिन लगेंगे इस कॉन्टिनेंट को खत्म करने में, ठीक है, शांति से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो कैपिटल से याद करते हैं, लेकिन पहले कंट्री याद हो जाए। अगर कंट्री याद है तो कैपिटल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे अगर छोटा सा इमेज बनाते हैं अपन, कोशिश करते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या कुछ समझ में आ रहा है इस इमेज को? अगर अपन गौर करें तो मतलब आपको गन दिख रही है, आपको मेरे को एक जानवर टाइप का दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है किसी को। अगर इसका ये माउथ बन गया और ये इसकी आय बन गई तो दिख रहा है एक जानवर टाइप का, एनिमल टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस एनिमल से ये आंसर निकालना है, इसलिए एनिमल देखो नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। कैसे कि सबसे ये जानवर खुद एक कंट्री क्या है, ब्राजील है, अपन ने याद करने के लिए कोशिश करी, ठीक है। अब जानवर है तो 2 पैर है, तो 2 पैर में 2 कंट्री, पैराग्वे और उरुग्वे, दिख गए 2 पैर जानवर के, दिख रहे हैं कि नहीं यार? नहीं तो प्रेशर में बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे याद होगा आजीवन आपको, ठीक है। साथ में मम्मी उठाएंगी 2 बजे तो बताना, ठीक है। दिख रहा है पहली चीज है ना, पैराग्वे और उरुग्वे है ना, उरुग्वे भी बोलते हैं, उरुग्वे भी बोलते हैं, डजंट मैटर, उरुग्वे भी कह सकते हैं, उरुग्वे भी। हिंदी में जब लिखते तो उरुग्वे हो जाता है और इंग्लिश में प्रोनाउंस करते तो उरुग्वे हो जाता है, ठीक है। तो पैराग्वे और उरुग्वे 2 इसके पैर हो गए जानवर के, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो कंट्री है नहीं फ्रेंच गुयाना, इसको अपन छोड़ दो, याद ही है अभी है ना, उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस जानवर का नेम क्या है, तो आ गया सूरीनेम, अगला कंट्री। ये जो जानवर है इसके 2 पैर हैं, तो पहला जानवर मतलब ब्राजील दिखा कंट्री, इसके 2 पैर है तो पैराग्वे और उरुग्वे है। उन्होंने कहा कि इसका नेम क्या है, तो नेम क्या आ गया, सूरीनेम। तो इन्होंने कहा ये तो गाय है, तो अगला आ गया गुयाना, क्या आ गया, दिख रहा है ना, है ना। तो सूरीनेम, तो उन्होंने बोला ये जानवर क्या है, गाय है, 4 चीजें हो गए। तो बोले ये गाय क्या कर रही है, तो उन्होंने बोला कि जू में है, जुएला है ना, वेनेजुएला, तो गाय कहां पे है, जू में है। इतनी बात क्लियर हुई है ना, गाय कहां है, जू में है। तो उन्होंने बोला कि जू में क्या कर रही है, उन्होंने बोला जू पे तो वो थी, अब वो कॉलम पे चढ़ के कहां चली गई है, इक्वाडोर पहुंच गई है। मतलब इससे कंट्री याद होगी अपने को। कैसे, देखो एक बार रिपीट, यहां देखो फिर वहां देखना शुरू करना है ना। ब्राजील मतलब अपने को क्या देखा, एक जानवर देखा, तो हमने क्या बोला उसके 2 पैर भी देखे है ना। तो ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे 3 कंट्री हो गई। ब्राजील सबसे बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील ही है ऑब्वियसली, ठीक। फिर आ गया पैराग्वे और फिर आ गया, यहां से हमने कहा कि इस जानवर का नेम क्या है, तो नेम से क्या आ गया, सूरीनेम है ना, सूरीनेम दिख गया, देखा कि नहीं देखा, सूरीनेम देखा। तो हमने बोला गाय नेम है इसका, है ना, तो गाय से क्या आ गया, गुयाना आ गया।
इसके जस्ट बगल में तो हमने कहा कि ये कहां पे है, तो जू में है, तो वेनेजुएला आ गया। इतना क्लियर हुआ। तो हमने बोला कि जू में थी, लेकिन अब वो क्या करिए कॉलम्स पे चढ़ गए, है ना, तो कोलंबिया आ गया, और कहां पहुंच गई है अब, इक्वाडोर पहुंच गई जू से। इतनी चीजें क्लियर हुई, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो, इसका अगर जानवर है, इसका माउथ दिख रहा है, तो ये पेरू है। पेरू महाराष्ट्रियन जो लोग होंगे ना, तो अमरूद को पेरू कहते हैं वो लोग, ठीक है, जाके पूछना। तो पेरू मतलब अमरूद खा रही है वो, तो अगला कंट्री निकला है पेरू, है ना। और जैसे उसने अमरूद खाया तो वो बोलने लगी, तो आ गया बोलीविया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो ऐसे याद कर लोगे ना तो आधी रात में बता दोगे, नहीं तो मैं सीधे पढ़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब बोलने लगी तो उसने क्या बोला कि भाई चिली है, मतलब मिर्च है, और भाई बहुत अर्जेंट मेरे को पानी पीना है, तो अर्जेंटीना। ये सारी कंट्री हो गई। क्लियर है। इधर नहीं देखो, इधर नहीं देखो, हम मैं दिखाता हूं आपको, इसलिए मैंने आपकी ये दूसरी इमेज भी डाउनलोड करी है ना। यहां देखते हैं अपन ने पढ़ा क्या है, यहां देखते हैं इससे थोड़ा बड़ा, अगर ये हो गया पिक्सल नहीं फटे, इसको देखते हैं। ठीक है, यहां से चलते हैं, अपने को देखे ना याद करते हैं। ठीक है, एक एक करके बताते चलते हैं अपन, है ना। यहीं से अपन ने देखा था, देख रहा है ना आप, जानवर माउथ भी दिखने लगा होगा, देखोगे तो भगवान दिखते हैं, फिर छोटी सी चीज है ना। तो यहां पे बड़ी कंट्री क्या थी, एक कंट्री हो गई ब्राजील थी। हमने कहा कि इसके दो पैर थे, तो एक हो गया पैराग्वे और एक हो गया उरुग्वे। इतनी क्लियर हुई। अब यहां पे आप देखते चलो, उरुग्वे है बाहर, तो लैंड लॉक्ड होगा क्या, पैराग्वे। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा भू आबद्ध देश कौन सा है, पैराग्वे की उरुग्वे। लैंड लॉक्ड कंट्री, मैंने बताया था कि ऐसा कंट्री जो नियरेस्ट ना हो सी के, वो लैंड से लॉक्ड हो, मतलब यहां पे इसके बगल में लैंड है, इसके बगल में वाटर है, तो ये क्या कहला गया, लैंड लॉक्ड, भू आबद्ध देश। हुआ क्लियर। तो कभी क्या है, पेपर में ना भूलें, तो दो पैर तो है, लेकिन पैर से पैराग्वे था, उरुग्वे कहां है, नीचे है, तो नीचे रहेगा तो किसके पास है, सी के पास है, तो इसलिए याद रखना कि पैराग्वे क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक, उरुग्वे क्या है, नहीं है। इतनी चीजें क्लियर रहेगी। क्लियर है। ठीक है, पैराग्वे उरुग्वे क्लियर हुआ। अब हमने यहां से चले तो ये कंट्री कौन सी थी, फ्रेंच गुयाना था, याद है ना। वाह। फिर हमने कहा इसका नेम क्या है, तो आ गया सूरी नेम। तो उन्होंने बोला कि नेम क्या है, गाय है, तो गुयाना आ गया। ठीक, गाय है तो है कहां, तो वेनेजुएला से, जू से वेनेजुएला आ गया, है ना। अब उसने क्या करा, जू में जाके कॉलम पे चली तो कोलंबिया आ गया, उधर से चल के कहां पहुंच गई, इक्वेटर से इक्वाडोर आ गया। और उसने यहां इक्वाडोर पे पहुंच के क्या थक गई थी इतनी देर चले, पेरू खाया, तो यहां माउथ आ गया इसका, दिख रहा, तो क्या आ गया, पेरू आ गया। उससे उसको क्या लग गया, बोलने लगी वो, क्या बोली कि यहाँ पे क्या है, चिली है, मतलब मिर्च है, इसलिए अर्जेंट मेरे को वाटर चाहिए, तो यहाँ बाहर निकल के आ गए। ये आपके कंट्रीज हैं, इसलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लो वहां से। ठीक है, तो ये सारे कंट्री हो जाएंगे आपके कहाँ के, साउथ अमेरिका के। इतनी चीजें जब क्लियर हो जाएंगे ना, थोड़ा सा अपन पहुंचे तो पहले कंट्री तक, कैपिटल कैसे बनने लगोगे, है ना। इतना क्लियर है, बना लो इसको आप। बाकी मैंने आपको ना जो नोट्स दिए हैं उसमें बना हुआ है, तो बस शॉर्ट एकदम रफ बना लो आप, नोट्स में है जो मैंने प्रिंटेड दिया है ना, उस पर बने हुए कंट्रीज है, चाहो तो उसी पे उभार लो आप। ठीक है, बस आपको बातें याद रहनी चाहिए ना, जो चीज अपनी हो रही है कि यार ऐसे कंट्री है, अब इससे कैसे और चीजें निकलेंगी वो भी मैं बताता हूं अभी।
इतना क्लियर हो गया। अब छोटी सी चीज देखते हैं, कैपिटल देखते हैं, मार्क कर लेना, वही जो प्रिंटेड मिल रहा है उस पर लिखी है, हाईलाइट कर लेंगे। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया है। सब मारेंगे रियो डी जेनेरियो, वो एक शहर है। जैसे कि इंदौर एमपी का एक शहर है, लेकिन कैपिटल क्या है? भोपाल है। तो बड़ा हो, तो कहते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, सुना है? पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर, तो काम आएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि रियो डी जेनेरियो क्या है? एक यहाँ की सिटी है, लेकिन कैपिटल क्या है? ब्राजील की, ब्राजीलिया है। क्लियर हुआ? फ्रेंच गुयाना ओवरसीज टेरिटरी है, लेकिन एक अगर उसकी कैपिटल की बात करें ओवरसीज टेरिटरी के फॉर्म में, तो इसकी कैपिटल का नाम है कैनिन, है ना? तो कैनिन किसकी कैपिटल है? फ्रेंच गुयाना की। पूछ सकता है, क्योंकि इंडिया क्या करता है, बहुत सारे अपने सैटेलाइट लॉन्च कराता है ना, तो फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है? कैन। ठीक है। अब सूरीनेम, सूरीनेम है ना, सूरीनेम की कैपिटल, और देखो एक चीज और देख लो, यही ब्राजील सबसे बड़ा है, सूरीनेम सबसे छोटा है कंट्री वाइज। अगर देखो एरिया वाइज दिख रहा है ना रेड कलर का, फ्रेंच गुयाना को तो सॉवरेन स्टेट में ले रहे, तो सबसे छोटा यदि कंट्री पूछा जाएगा तो सूरीनेम, सबसे बड़ा साउथ अमेरिका का ब्राजील। तो सूरीनेम की कैपिटल क्या आ जाएगी? पैरम्बेरो। इसकी स्पेलिंग यहां पे लिखी हुई है, PARE, मतलब PARAMR, यहां लिख देता हूं अगर क्लियर नहीं है ना। ठीक है, तो ये कैपिटल हो गई, किसकी हो गई? हमने देख लिया सूरीनेम की। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर पे गुयाना। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, थर्ड नंबर है ना, जॉर्ज टाउन। ठीक, अब आता है इसके बाद चौथे नंबर पे वेनेजुएला, इसकी कैपिटल है कैरेकस। तो यहां प्रश्न क्या बनेगा कि साउथ अमेरिका की उत्तरतम नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कंट्री, मतलब कैपिटल कौन सी है? तो वेनेजुएला की कैपिटल कैरेकस दिख रहा है सब में, क्योंकि पास है ना, तो नॉर्थ मोस्ट पता हो, तो कैरेकस किसकी कैपिटल है? वेनेजुएला की। जो ओवरऑल सारे कंट्रीज में से अगर पूछा साउथ अमेरिका में नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है, तो हम बता देंगे वेनेजुएला की कैपिटल कैरेकस। ठीक है, तो यहां मतलब चीजें अपन ऐसे क्वेश्चन बनाते चलेंगे, है ना? एक चीज क्लियर हुई, है ना? अब दूसरा देखेंगे, कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, BOGOT है ना, बोगोटा। ठीक है, देख रहा होगा आपने उस पर। ठीक है, अब इक्वाडोर, इक्वाडोर से क्या निकल रही थी? इक्वेटर, तो इसकी कैपिटल क्या है? क्योटो, और यही है नियरेस्ट कैपिटल किस पे है? जो इक्वेटर पे है, तो क्योटो, QUITO किसकी कैपिटल हो गई? इक्वाडोर। ठीक है, पेरू की कैपिटल है लीमा, लीमा क्या है? पेरू की कैपिटल हो गई। ठीक है, अगली कैपिटल आती है बोलीविया की कैपिटल, जिसका नाम है लाप्लास, लापास। लापास कैपिटल जो है, चूंकि यहां से यहां तक अभी हम जब पढ़ेंगे ना, तो ये पूरा ये जो साउथ अमेरिका है हमारा, यहां पे एक माउंटेन है जिसका नाम है एंडीज माउंटेन। तो एंडीज माउंटेन पे कोई सिटी है, तो माउंटेन ये क्या है कि हिमालय के बाद सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। तो ये जो कैपिटल है, ये क्या हो जाएगी? वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल अगर पूछा जाए, जो ऊंचाई पे है वो सबसे ऊंची कैपिटल कौन सी है? तो लापास किसकी कैपिटल है? बोलीविया की। तो यहां पे एक अगला क्वेश्चन होगा कि भाई बेटा देखो एंडीज माउंटेन है, इस माउंटेन पे एक शहर, पूरे शहर बसे हैं, 7 अभी इस अपन यहां देखेंगे कंट्री है जहां से एंडीज पास होता है, जब अभी माउंटेन पढ़ेंगे तो उनमें से ये जो कौन सा बोलीविया है, इसकी कैपिटल लापाज है। ये क्या है? एंडीज के उसके पीक के पास है। तो ये सबसे ऊंची कैपिटल विश्व की अगर पूछा जाए आपसे, है ना, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहां, मतलब जो सिचुएटेड है हाइटेड पे, तो वो कौन सी हो जाएगी? लापाज। किसकी कैपिटल है? वेनेजुएला की, सॉरी बोलीविया की। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद आता है देखो चिली की कैपिटल सैंटियागो, है ना। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि अर्जेंटीना में बहुत सारे, अभी ना यूथ ओलंपिक वही हुआ था पिछला, ब्यूनस आयर्स में, तो अपने को ये पता होगी अच्छा ब्यूनस आयर्स किसकी कैपिटल है? अर्जेंटीना। बहुत सारे समिट होते तो अपने को पता रहे कि अच्छा हाँ एक कोई जगह सिटी है। ठीक है, तो ब्यूनस आयर्स किसकी कैपिटल हो गई? अर्जेंटीना की। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेवीडियो, है ना, मोंटेवीडियो या मोंटेवीडियो किसकी कैपिटल हो गई? उरुग्वे की। और लास्ट बचता है हमारा पैराग्वे, इसकी है आसेंसियोन। ठीक है, ये हर कंट्री की कैपिटल पता होनी चाहिए, है ना। अब आपका घर पे देखो, चूंकि यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, जिसको देना है फिर मैं बताता चल रहा हूं, है ना, वो एक बार ना नॉर्थ मोस्ट देख लेगा, ईस्टर्न मोस्ट देख लेगा, वेस्टर्न मोस्ट देख लेगा, सदर्न मोस्ट कैपिटल देख लेगा, उसका कवर हो जाएगा।
स्टेट पीएससी नहीं पूछता है, उतना डीप जाने का मतलब नहीं है। ज्यादा चांसेस वेनेजुएला की कैपिटल कैरेकस के हैं, मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है, क्योंकि आप इस पर मेहनत करोगे और हम लोग यही करते आ रहे थे, वो नहीं पूछ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इस पर मेहनत करनी चाहिए। ईस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, है ना, दिख जाएगी तो कैरेकस दिख रही है, इसलिए अपन ने उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ ईस्टर्न मोस्ट पे अगर अपन बात करें तो ब्राजीलिया दिख रही है, तो दिखेगी चीजें, है ना, जब आप मार्क करोगे, लेकिन उसको ना अलग से जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। एमपीपीएससी आपसे बेसिक क्या पूछेगा, जो मैं अब बताऊंगा, ये मैंने आपको जनरल बता दिया कि आपके घर में कोई पूछ ले कि यार ब्राजील की कैपिटल क्या है, तो हम वहां पर रियो डी जेनेरियो नहीं बोल रहे हो, तो बोले कौन से सर पढ़ा रहे हैं, जरा ले आना उनको, है ना, तो आप हमसे कल बोलो कि पापा बुला रहे हैं, ठीक है। तो पता हो कि ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, चिली की कैपिटल क्या है, तो हम बता दें सेंटियागो है, उरुग्वे की क्या है तो मोंटेवीडियो, पता है, ऐसे जो बात है हो आपके, ठीक है, बेसिक पता हो, है ना, क्योंकि इनकी कंट्री पूछी जाती है, मतलब इन कंट्री और इनकी कैपिटल कभी कभी मैच करने दे देगा, 4 कंट्री दे देगा, उनकी कैपिटल मैच करने देगा, है ना, क्योंकि इस पे लिखा है विश्व के देश, वर्ल्ड कंट्री, तो कंट्री में क्या कैपिटल, है ना। इतनी चीजें क्लियर हुई। यहां तक देखो, अब दिमाग लगाना है इसको देख देख के, ठीक है, मतलब इतना इसको देखना है कि इसको नफरत हो जाए अपन से, तो कोशिश करते हैं क्या निकालते, इसी से कंक्लूजन। ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री है, सूरीनेम सबसे छोटा कंट्री है, 2 बातें क्लियर थी। अब अगर ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री है तो अगला क्वेश्चन यहां पे ये बनेगा पीटी में कि भाई ब्राजील की जो सीमा है, बाउंड्री, वो किन देशों से टच नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, सबसे तो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अब कैसे याद करेंगे, उसकी यही चीज है एक्सपीरियंस से, जो मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग सिविल ब्रांच में थे और हम लोग की ईसी वालों से नहीं पढ़ती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से, ठीक है, दूर रहते, तो मैंने ऐसे ही याद करा था कि भाई ब्राजील मतलब अपन से दूर रहते हैं, तो 2 कंट्री, यहाँ है इक्वाडोर और ये है चिली। ध्यान से देखो, ब्राजील की बाउंड्री पेरू से लगती है, कोलंबिया से लगती है, इक्वाडोर से लग रही क्या, नहीं लग रही। अब 2 चिली है, यहाँ पे देखो सी से क्या आ सकता है, एक तो चिली आ रहा है, और जस्ट आप बगल में जाओगे तो ये ब्राजील आता है, लेकिन कोलंबिया आता है, तो कोलंबिया की लगती है, याद रखना, है ना, इसीलिए ईसी जब याद रखोगे तो ब्राजील की बाउंड्री किससे नहीं लग रही, ईसी से नहीं लग रही, लेकिन पहला ई तो इक्वाडोर है और दूसरा क्या है, चिली है, ये आपको याद रखना है, ये आपका दायित्व है, मेरा नहीं, मैं बता चुका हूं आपको यहाँ, ठीक है, नहीं वहां कोलंबिया मार क्या बोले सर, ईसी तो बताए थे, ठीक है। तो इक्वाडोर और चिली ऐसी 2 कंट्री हैं जिनकी बाउंड्री किससे नहीं लग रही है, तो बाकी को काय को पढ़ाना अपने को, बेसिक चलो ना, मेहनत नहीं करना कि 10 कंट्री याद करेगी इनकी लगती, भाई इनकी नहीं लगती, खत्म बात, तो कम मेहनत करना, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, दिख गया। अगला क्या पूछा जाएगा, यहां देखते हैं। अगला पूछा जाएगा कि साउथ अमेरिका में पेरू है, दिख रहा है, पेरू के जस्ट बगल में यहां पैसिफिक ओशन है, साउथ में तो साउथ पैसिफिक नाम है, ब्राजील के बगल में साउथ में है तो अटलांटिक ओशन का नाम साउथ अटलांटिक ओशन हो गया। मतलब कि मैक्सिमम कंट्री क्या कर रही है, सी से बॉर्डर लगा रही है, तो पूछेगा ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ना एक कमरे में बंद कर दें और क्या कर रहे हैं, मतलब वहां से सांस वास भी नहीं ले पा रहे हो आप, तो आपका क्या बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो 2 कंट्री है बीपी, यहाँ पे बोलीविया और पैराग्वे, बीपी बढ़ जाएगा, मतलब लैंड लॉक्ड है ऐसी 2 कंट्री, याद रहेगा। पूछेगा 2 कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, जिनकी बाउंड्री सीमा समुद्र से नहीं लगती है, वो कौन से हैं, तो बोलीविया और याद है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, मतलब तो ऐसे बोल दिया करो, ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई, है ना। यहां खत्म हो जाते हैं बेसिक क्वेश्चन। फिर इक्वेटर कहां से जाती है देख लिया था, कैप्रिकॉर्न कहां से जाती है देख लिया था, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड देख लिया था, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद पढ़ेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो आप फिर बोलोगे आ तो समझ में। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो कंसेप्ट पढ़ने थे अपन को ज्योग्राफी यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने यही देखा कि कंसेप्ट बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको बेसिक बता दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे डेजर्ट का तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। वर्ल्ड से देखते हैं, यहां से देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप से आपको दिखाता हूं कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता हो कि भाई इसका मतलब क्या है। पहले नंबर यहां पे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां देखो कोलंबिया है और ये क्या है, मैक्सिको है, दिख रहा है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, चैनल नहीं है बेटा, यही चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है। सब कहते हैं ना कि हरदान 22 पसेरी नहीं होती, वहां यहाँ देखते कैसे कि शब्द क्या है। पहला वर्ड है इस्तमस, हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य, सॉरी स्थल डमरू मध्य, ठीक है। आप इस्तमस लिख लो, इस्तमस का क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है। पूछेगा इस्तमस क्या है, एच है ना, लिख देता हूं वापस,
इसको समझो क्या होता है। एक कोई भी लैंड की छोटी सी स्ट्रिप हो जो दो बड़े लैंड मास को जोड़ रही हो तो उसको स्थल मध्य कहते हैं शायद, है ना। तो इस्थमस का मतलब समझ गया क्या है? स्ट्रेट नहीं है वो, इस्थमस है, मतलब कि एक छोटी सी स्ट्रिप है, मतलब है लैंड ही, जो पतली सी लैंड की स्ट्रिप है वो दो बड़े पार्ट्स को किसको लैंड के जोड़ रही हो तो उसको क्या बोलेंगे? इस्थमस बोलेंगे। तो यहाँ पे मेक्सिको है और ये कोलंबिया है, इनको जोड़ रहा है क्या? एक इस्थमस जोड़ रहा है, इसका नाम पड़ जाता है पनामा इस्थमस। ठीक है, इसी से हमने एक कैनाल निकाल दी, एक नहर निकाल दी, उसका नाम पड़ेगा पनामा नहर या पनामा कैनाल, वो बाद में देखेंगे। लेकिन इस्थमस क्लियर हुआ? पनामा, PANA में अभी पनामा पेपर लीक हुआ था ना, जस्ट पनामा, तो पनामा इस्थमस है ये। यहां से कैनाल निकालेंगे, हम बताऊंगा, मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं कि मैं जब बोलूंगा कि ये पनामा इस्थमस मैं बोल के चला गया तो आपको मीनिंग पता हो कि एक ऐसा लैंडमास जो पतली सी स्ट्रिप है जो बड़े दो लैंडमास को जोड़ रहा है, उसका नाम क्या हो गया? इस्थमस हो गया। पहली बात। इसी से जस्ट अपोजिट कर दो, स्ट्रेट, हिंदी में कहते हैं जल संधि। अब क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट? चलो मैं दिखाते चलता हूं आपको, ठीक है। स्ट्रेट मतलब क्या हो गया? जल संधि, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहां पे देखते हैं ना, अभी मैं बताऊंगा, बस सुनते चलना आप। यहां पे क्या होता है आपको ज्यादा अच्छे से कहां एक्सप्लेन, यहां कर देता हूं, ठीक है। यहां देखते हैं, यहां पे एक स्ट्रेट है, आप अपने वर्ल्ड मैप में देख रहे होगा तो लिखा होगा बियरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ना, ये कहां पे है? ये अलास्का, मतलब कि यूएसए को रसिया से अलग करती है, मतलब दो लैंड मास के बीच में एक पतली सी बॉडी है। तो स्ट्रेट क्या काम करेगी? दो काम करेगी। पहला तो दो लैंड मास को अलग कर रही होगी भाई, दो स्थल भूमि को, मतलब रशिया को और यूएसए को अलग कर दिया, पहली चीज, या दो वाटर बॉडी को जोड़ रही होगी। तो ये यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और यहाँ ब्यूफोर्ट सी है, तो इनको जोड़ रही है। तो जल संधि या स्ट्रेट का क्या मतलब निकला कि कोई भी एक पानी की स्ट्रिप, मतलब पतली सी पानी निकला हुआ है ना, स्ट्रेट है, वो क्या करेगी? दो लैंड मास को अपार्ट कर रही होगी या फिर दो वाटर बॉडी को जोड़ रही होगी। क्लियर हुआ? तो इसको क्या कहते हैं? संधि, जल संधि, है ना, स्ट्रेट। देखेंगे अभी आगे आएगा मैगेलन स्ट्रेट, है ना। तो लेकिन बेसिक पता हो स्ट्रेट का मतलब क्या, ठीक है। दो चीजें क्लियर हुई, आप पहला देखा इस्थमस, दूसरा देखा स्ट्रेट, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी से जोड़ा जोड़ा गल्फ। गल्फ का क्या मीनिंग होता है? देखो यहां देखो, यहां भी बहुत सारा है। यहाँ पे अपन जब चलेंगे ना तो बे हडसन की बे आएगा, हर चीज आएगी। तो गल्फ का क्या मीनिंग? यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ पर्सियन गल्फ लिखा होगा, ठीक है, यहाँ आगे। तो इसका गल्फ का क्या मीनिंग होता है? गल्फ का जस्ट मीनिंग अपोजिट होता है पेनिनसुला से। पेनिनसुला का क्या मतलब था कि कोई भी क्षेत्र, प्रायद्वीप जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, पेनिनसुला था। कोई भी एक लैंड जो थ्री साइड से क्या है, वाटर से घिरा हुआ है, पेनिनसुला था। गल्फ का क्या मतलब है? गल्फ का मतलब कोई भी लैंड जो थ्री साइड से, किससे, लैंड से घिरा हो और एक साइड से वाटर बॉडी हो, वो क्या कहलाएगा? गल्फ कहलाएगा। पता होना चाहिए कि गल्फ की डेफिनेशन क्या है ना, पढ़ रहे हैं तो गल्फ क्लियर हुआ। फिर दो चीजें और होती हैं, बेरिंग सी। देखो स्ट्रेट है, अभी मैं आपको ना स्ट्रेट यहां पे देख लेते हैं, जैसे अपन यहां पे, ठीक है, यहां देखते हैं, इधर देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये है स्पेन और ये है मोरक्को, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, वर्ल्ड फेमस स्ट्रेट है, जो क्या करती है? अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रही है। इसका नाम है, यहाँ पे आप जाके घर पे चेक करना, मैं इमेज भेज दूंगा। इसको कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट मतलब जिब्राल्टर जल संधि। एक स्ट्रेट हर जगह है दुनिया में। तो इस स्ट्रेट का मीनिंग क्या है कि ये जो अफ्रीका है और ये जो यूरोप है, इनको अलग कर रही है एक छोटी सी पानी की स्ट्रिप। समझ रहे हो? अपने लिए छोटी है, वो कई किलोमीटर्स में होगी। तो स्ट्रेट का मतलब समझ में आया कि जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या करेगी? अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रही होगी। इंडिविजुअल पर्टिकुलरली किसको अलग करती है? तो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है एक छोटी सी वाटर बॉडी। यदि ये वाटर बॉडी नहीं होती तो स्पेन और मोरक्को टच हो जाते, होते कि नहीं होते? तो इस स्ट्रेट का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेट का मतलब है कि जल संधि की एक स्ट्रेट पानी की एक क्वांटिटी होती है जो ये क्या कर रही है? स्पेन और मोरक्को, मतलब दो लैंड मास को अलग कर रही है। कितना क्लियर है? हुआ कि नहीं हुआ? पहले यहां पे क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये क्या है? मेडिटेरियन सी है। तो इनको ये पानी यहां जाएगा, ये पानी यहां आएगा, तो दो वाटर बॉडी को भी कनेक्ट कर रहा होगा कौन? स्ट्रेट, जल संधि। समझ में आया? अब हुआ अच्छी क्लियर? बेटा ये जिब्राल्टर स्ट्रेट में समझाने के लिए बताया, दुनिया में बहुत सारी स्ट्रेट है, मैं पढ़ाऊंगा। अभी अपन साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं, मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं कि मैं सीधे नहीं जा रहा हूं कि आप याद कर लो मैगेलन स्ट्रेट।
आप पहले समझो तो स्ट्रेट क्या है। तो हम केवल अभी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की क्या देखेंगे, स्ट्रेट देखेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका देखेंगे। ये कब पढ़ेंगे, जब अफ्रीका और यूरोप पढ़ा रहा हूँ। ये केवल मैं समझाने ले आया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो एरिया क्लियर नहीं था, तो यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है स्ट्रेट का मतलब। अब हुआ क्लियर राशि, एग्जाम आता है, पूछते हैं कि मेडिटेरियन सी का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, मतलब एंट्री गेट ऑफ मेडिटेरियन सी कौन है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। यहीं से पूछेगा कि स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करता है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। या पूछेगा कि जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती, तो मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशन, लेकिन नदन अटलांटिक ओशन, इतनी चीजें एक ही बात है। सबके अलग अलग नाम है ना, हर जगह केवल स्टेट कहते हैं तो कहां पता चलता कि अफ्रीका वाली है कि यहां वाली है कि यहां वाली, इसलिए नाम रख दिए हमने। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, इस्तेमाल क्लियर हो गया, गल्फ क्लियर हो गया, स्ट्रेट क्लियर हुआ। अब अगली चीज आपको जो देखनी है वो होती है केवल सुनना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर ये घुस गया मैं तो फिर आज क्लास यहीं खत्म होगी। एक चीज होती है एस्चुरी, हिंदी में ऐसे लिखते हैं एस्चुरी, है ना, और एक होता है डेल्टा। दो वर्ड्स होते हैं। रिवर जब क्या होती है, जब ड्रेन हो रही होती है, रिवर क्या हो रही होगी, हर नदी मतलब ड्रेन होगी। ठीक है, अगर मान लो स्लोप तेज है, समझने के लिए बता रहा हूं, इस स्टेप अगर एकदम स्टेप ही स्लोप है तो तेजी से स्लोप गिरेगी। जब तेजी से गिरेगी तो जो डिपॉजिट है वो कम हो रहा होगा, तो बनती है एस्चुरी। जैसे नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ये क्वेश्चन आता है पीटी में। लेकिन यदि कोई नदी है और ये ऐसा प्लेन सरफेस है और ड्रेन हो रही तो वो धीरे धीरे होगी, तो यहां पे क्या होगा, डिपॉजिट बहुत ज्यादा जम जाएगा। तो जब डिपॉजिट जम जाएगा तो उसका क्या कहलाता है, वो डेल्टा कहलाता है। जैसे गंगा नदी अपने यहाँ इंडिया में सुंदरवन डेल्टा बनाएगी, तो डेल्टा मतलब समझ गए क्या कहलाएगा, कि जब नदी स्लोप जो है, जब ड्रेन हो रही है तो कम स्लोप पे है, और एस्चुरी में स्ट्रीप एकदम तेज तीव्र ढाल है, तो ये होती है एस्चुरी और ये चीज होती है डेल्टा। क्योंकि जब अभी मैं ये चीज आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ रिवर एस्चुरी बना रही हूँ, कुछ चीजें डेल्टा बनाएंगे, इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक समझ जाओ यही चीज है, उसको बस एक्सप्लेन करना होगा ना, टाइप ऑफ डेल्टा अलग अलग बनते हैं तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन बेसिक समझ गए कि एस्चुरी का क्या मतलब है, यहाँ पे कम डिपॉजिट हो रहा होगा। तो एग्जाम्पल इसका कौन सा हो गया, नर्मदा रिवर, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गंगा, है ना। कितना भी लिख दोगे तो 3 मार्क्स दे देगा एग्जामिनर आपको। समझा रहा हूं, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो समझ गए कि एस्चुरी और डेल्टा क्या हो गए, क्लियर है। और चीज आपको बतानी है जो मेरे को, प्लेटू, माउंटेन, पीक और पास, इसको भी अगले से देख लो, यहीं खत्म कर देते हैं। पूछा जाएगा कि माउंटेन क्या है, हिमालय क्या है, एक माउंटेन है। हिमालय की फिर 3 रेंजेस है, ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, और 3rd नंबर पे आता है कि शिवालिक। तो ये क्या हो गया, ये माउंटेन रेंज हो गई। कितनी बातें क्लियर हुई। माउंटेन हिमालय अपने आप में एक सिंगल बॉडी बात करी तो माउंटेन है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स क्या कहला गई, रेंज, है ना, माउंटेन रेंज हो गई। 2 बातें क्लियर हुई। अब इस माउंटेन में से किसी की भी जो सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पॉइंट होगा, उसको क्या कहेंगे, पीक। तो टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए जब पढ़ रहे हो कि माउंटेन क्या है, माउंटेन रेंजेस क्या है और पीक क्या है। क्लियर हो रही है ना, इतनी चीजें क्लियर है। अगली डेफिनेशन इसी से निकलती, कोई भी लैंड यदि वो अपने आसपास के एरिया से ऊंचा है, कोई भी लैंड अपने आसपास के एरिया से ऊंचा है, लेकिन उसका टॉप जो है वो क्या है, फ्लैट है, तो ये क्या कहला जाएगा, प्लेटू। हिंदी में पढ़ते थे पठार, है ना, ठीक है। तो ये प्लेटू हो गया, पीक हो गया, माउंटेन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और क्या आपको दिखाना है वो मैं बता देता हूं। नहीं, मालवा अपने यहाँ प्लेटू है, मैं बताऊंगा आपको, प्लेटू है तब तो सिटी बसा है, लेकिन एग्जैक्टली प्लेटू की जब हम बात करेंगे तो बड़ा रीजन हमारे यहाँ मालवा का पठार है। मैं जब आपको एमपी पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज पढ़ाऊंगा। बेसिक यहाँ पे आएगा, अभी कटूंगा प्लेटू, तो आपको समझ में आ रहा हो कि कैसा है, हाईलैंड है जो आसपास से ऊंचा है, लेकिन फ्लैट क्या है, मतलब टॉप जो है फ्लैट है, क्या कहला गया, प्लेट्यू, ठीक है। अब आता है, इसके बाद बचा है पास। एक है माउंटेन, दूसरा माउंटेन, ठीक है। अब सपोज इमेजिन करना कि अगर हमें क्रॉस करना है और ये बीच में भी माउंटेन है तो हम नहीं निकल पाएंगे। तो 2 माउंटेन रेंज के बीच में अगर एक छोटा सा गली निकल जाती, बहुत सकरा सा हिस्सा, तो उसको क्या बोलेंगे, पास बोलेंगे। हिंदी में कहते हैं दर्रा। समझ गए कि कोई भी 2 माउंटेन के बीच से गुजरने की जगह, पास होने की जगह है तो क्या कहते हैं, पास। हिंदी में क्या हो गया, दर्रा। देखेंगे बहुत सारे पासेज आएंगे, ठीक है, क्लियर हो। मतलब पहले टर्मिनोलॉजी समझ जाओ, नहीं तो वो तो लिखा ही है यार, उसमें सब लिखा है, बहुत अच्छा में से अच्छे डायग्राम बनाए उन्होंने, है ना। बेसिक चीजें आप समझो कि यार, है ना, कि इस्तेमस क्या हो गया, स्ट्रेट क्या हो गया, गल्फ क्या हो गया, माउंटेन क्या हो गया, माउंटेन रेंज क्या हो गई, पीक क्या हो गई, पासेस क्या हो गए, क्लियर है।
मतलब ये जनरली ना 6-7 क्लास की चीजें हैं, लेकिन नहीं बताऊंगा तो भी दिक्कत है ना। ठीक है, तो बेसिक चीजें पता है। अब अपन वापस आते हैं चीजें समझने के लिए जहां पढ़ रहे थे। ठीक है, यहां क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखो इस एक चीज है जो नोट्स मिले उसमें देखो आप लोग फिजिकल डिवीजन लिखा होगा, है ना। फिजिकल डिवीजन किस चीज का? इस पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का फिजिकली डिवाइड किया गया है। ठीक है, मिल गया मेजर फिजिकल डिवीजन, है ना, पेज नंबर 4 पे, है ना। द पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप लिखा है। ठीक है, फिर माउंटेन रेंजेस लिखी है, द सेंट्रल लो लैंड लिखा है एंड द ईस्टर्न हाईलैंड लिखा है ना। तो इसमें क्या है कि कई बुक्स ने क्या करा है कि जो द पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप है ना और माउंटेन रेंज है, इनको एक कर दिया है और इसको नाम दे दिया है वेस्टर्न माउंटेन एंड हाईलैंड। तो आप बगल में दोनों को टच करके क्या लिख लोगे? वेस्टर्न माउंटेन एंड हाईलैंड, इतना लिख लो पहले, है ना। वेस्टर्न माउंटेन एंड, हाँ देखो मेजर फिजिकल डिवीजन लिखा है ना, तो शुरू में पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप लिखा है और माउंटेन रेंज लिखा है। तो इन दोनों को कई बुक्स ने कंबाइन करके क्या लिख दिया है इसकी जगह पे? वेस्टर्न, वेस्ट में पड़ेगा तो वेस्टर्न माउंटेन एंड हाईलैंड, इसका दोनों का नेम है। ठीक है, समझ लो, इसका कोई काम नहीं है। देखो अगर ये मैं समझाऊंगा ना, कहीं नहीं आना है और उलझे रहोगे जीवन भर। इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना, सीधे क्वेश्चन पे स्ट्राइक करो। लेकिन लिखा है नोट्स में, नहीं कल आ जाओ कि सर ये तो बताया नहीं आपने, तो मैं बता दे रहा हूं बेसिक चीज क्या है, समझ जाओ उसकी टोपोग्राफी। ये वो मिला, मैप मिला था फिर, हाँ भेजा आपने, चलो तो आप 2 मिनट देख लो, कोई बात नहीं, समझ लो, फिर मैं कल भी दिखा भी दूंगा कि ये जो वेस्ट पार्ट है, ठीक है, तो वेस्टर्न माउंटेन है, यहाँ एंडीज माउंटेन गया हुआ है, और ये जब माउंटेन है तो ये हिस्सा क्या हो गया? ऊंचा हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? वेस्टर्न माउंटेन हाईलैंड। क्लियर हुआ? पश्चिम में है, ऊंचा है, तो माउंटेन माने पर्वत हो गया और हाईलैंड माने उच्च भूमि। ये तीनों नाम एक चीज है, वेस्टर्न माउंटेन हाईलैंड। तो यहां पे मतलब कहने का मतलब है कि जब अपन इसकी टोपोग्राफी देख रहे हैं तो ये एरिया क्या है? ऊंचा है। ठीक, फिर चले अपन ईस्टर्न, तो ईस्टर्न हाईलैंड, उसका एंडीज मैं बताऊंगा अभी, अभी केवल आप रीजन समझो, है ना। केवल मैं सीधे फैक्ट बताऊंगा यार, जबरदस्ती अपने को ना, अपन यहां से ब्राजील पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे कि मैं आपको ये चीजें समझाऊं। हम उससे अच्छा मेहनत करेंगे यूएस इंडिया की चीजों को समझने में, है ना। गंगा कहाँ फ्लो होती है, नर्मदा कहाँ आती है, जो पूछा जाएगा। इससे लिखा है सामान्य अध्ययन, विशेष नहीं, है ना। और ना किसी को जाना है ब्राजील पीएससी तो बता दो, कल अलग से लेंगे क्लास। ठीक है, होता होगा यार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तो मतलब कह रहा हूं एक एग्जांपल, है ना। तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, तो मैं ये बता रहा हूं कि ये लैंड हो गया इस साइड का हाई, ब्राजील के पास आप अपने मैप पे देखोगे, यहां पे किस पे? ब्राजील लैंड। ठीक है, तो यहां पे लिखा होगा, आप लोग देखो जस्ट बगल में ऊपर टॉप में गोयना आइलैंड लिखा है ना, गोयना आइलैंड लिखा है। फिर जस्ट बगल पे आप आओगे तो यहां पे भी देखोगे आप सेरेडी, बहुत सारे आइलैंड, कंपोज लिखा होगा ना। मतलब ये क्या है? हाईलैंड की एक सीरीज है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि वेस्ट में ये है और ईस्टर्न में भी यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड पड़ता है। तो ये भूमि भी क्या है? ऊंची है। तो 2 क्षेत्र इसके रीजन क्या हो गए? ऊंचे हो गए। और बीच में जहां अमेजन फ्लो होती है वो कैसा हो जाता है? फ्लैट रीजन हो जाता है। तो बस ये एक टोपोग्राफी समझ रहा है कि रिवर जब अपन फ्लो कराएंगे तो कैसे हो रही होंगी। तो यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे ऊंचा और बीच में फ्लैट है। ऐसा है क्या साउथ अमेरिका। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो इससे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना साउथ अमेरिका से, मेरे को तो लगता है मतलब उनका फेवरेट है। इस बार का भी क्वेश्चन पीटी का है, दिखाऊंगा अभी कि आप कुछ चीजें याद। देखो ये चीजें क्लियर हो गई ना, लैंडलॉक कंट्री पता चल गई, ब्राजील पता चल गया। अब आपसे क्या पूछा जाएगा सुन लो पहले, फिर अपन पढ़ते हैं कि मेजर इंडस्ट्री पूछी जाएगी और मिनरल्स पूछे जाएंगे कि जो क्या पाया जाता है। एक चीज देख लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुछ ग्रासलैंड पाए जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे बारिश होगी तो कुछ फॉरेस्ट पाया जाएगा, कुछ ग्रासलैंड पाए जाएंगे। एक को बोलेंगे सवाना, एक को बोलेंगे स्टेपी। क्या होता है बताएंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे अपने को? ग्रासलैंड पढ़ना है। क्लियर हुआ? बता, एक तो अपन ने मिनरल्स देख लिया, दूसरा ग्रासलैंड देख लेंगे। थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या है? माउंटेन की रेंजेस है, तो माउंटेन देख लेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे यहाँ पे 2 डेजर्ट है वर्ल्ड के फेमस, वो देखना है। तो माउंटेन देखा तो माउंटेन से लगा लगा क्या देख लेंगे? डेजर्ट देख लेंगे। डेजर्ट से जुड़ी चीजें यहाँ पे क्या है? लेक्स हैं। अभी मेरा ज्योग्राफिकल मैप मिल जाता तो मैं इतने पे खत्म कर देता है ना, तो बस सुना रहा हूँ फिर बताता हूँ, ठीक। तो लेक्स देखना है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे वाटरफॉल है। तो आप नोट कर लो पहली चीज है, ये क्वेश्चन है दिखाना, तो मैं फिर एक एक को आपको दिखा देता हूँ। 5-7 चीजें आपको नोट करना है, जो मतलब इट इज अ वर्ल्ड होम ऑफ समथिंग, जो यहाँ पे ही है,
जैसे कि वर्ल्ड हाईएस्ट फॉल, मतलब जो कहेंगे अपन हिंदी में, जैसे भेड़ाघाट का जलप्रपात है ना, तो कौन सा फॉल है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट है, वो यही है। वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो यही है। वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी यही है। तो जो टॉप चीजें हैं जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन है, ये 7-8, उनको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं यहां दिखा देता हूं, ठीक है? या पहले दिखा देता हूं। हुआ सर क्या? नहीं, मैं निकालूंगा, एक सेकंड, आप एक मिनट डाउनलोड कर दो, ठीक है? लिख लो फिर जब तक मैं सर्कल है ना, लिखो बेटा फटाक से। तो जरूरी चीजें है ना जो आपको आनी है एग्जाम में, वही पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो 3 दिन भी जूझते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। और जितनी चीजें बता रहा हूँ आप घर पे जाके देखना, प्रीवियस ईयर चाहे स्टेट पीएससी हो या अदर एग्जाम हो, यही पूछा है, तो अपन उसको ही पढ़ेंगे ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना, मतलब होम्स टू वर्ल्ड डैश, 4, 5, 7 चीजें, ये फैक्ट है पीटी के, है ना। मनु को बोलना पड़ेगा, शायद डिस्कनेक्ट हो गया ये, है ना? नहीं होगा, चलो कोई नहीं, कल करा देंगे, आज तो वैसे ही टाइम हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। अब 5:30 तक है। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ब्रैकेट में लिखोगे कॉन्टिनेंटल, क्यों? मतलब कि लॉन्गेस्ट विश्व का सबसे लंबा है, लेकिन कहां माउंटेन रेंज ये है जो कॉन्टिनेंट, मतलब कि भूमि पे है। अभी ओशन के अंदर हम पढ़ेंगे मिड अटलांटिक रेंज होता है, वो बहुत बड़ा है। तो कॉन्टिनेंट मतलब समझ रहे, भूमि पे, कॉन्टिनेंट मतलब भूमि, लैंड पे, तो लैंड पे हाईएस्ट रेंज है, मतलब लंबी सबसे बड़ी अगर कोई पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, तो वो यही है वर्ल्ड की। तो कितनी है? तो इसका अपन ने क्या लिखा, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ब्रैकेट में क्या लिखा, कॉन्टिनेंटल, है ना, मतलब समझ लो लैंड पे है ये चीज, है ना। इसका डैश करके लिखो एंडीज, ANDES, एंडीज, है ना। तो एंडीज कितना लंबा है? 7000 किलोमीटर। तो आप समझ लो क्यों नहीं होगा, है ना, एंडीज। एक पॉइंट लिख लो, सेकंड लिखो, इसी के बगल में जस्ट लिखना, एंडीज के बगल में, है ना। ये 7 कंट्री से पास होता है। तो यूपीएससी इसके पहले पूछ चुका था कि हिमालय जो है हमारा, है ना, कितने अपने स्टेट से जाता है। तो हो सकता है केवल बेसिक पूछ ले कि एंडीज जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, कितनी कंट्री से जाता है? 7 कंट्री से, ठीक है। उसको मैं दिखा दूंगा मैप पे जब आगे पढ़ेंगे। तो आप 7 कंट्री है, बस इतना याद रखना, ठीक है। 7 देशों से में है कौन? एंडीज माउंटेन। फिर है लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रैकेट में लिखोगे बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम मतलब पानी कितना है ना। तो बाय वॉल्यूम लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजन। अमेजन खरीदते ना पर अमेजन प्राइम से, आजकल अमेजन से शॉपिंग कर रहे हो, जो ऐप बना है वो यहीं से आया है। तो अमेजन रिवर जो है क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है बाय वॉल्यूम, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन, ठीक है। अभी इसको पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब अमेजन रिवर पढ़ाऊंगा तो आप फैक्ट लिखते चलोगे, ठीक है। फिर लिखो ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे सूखा एरिया पूरी दुनिया का, ड्राइएस्ट। नहीं ना ना, अपन कहां पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप लिखो बस, है ना। ड्राइएस्ट प्लेस कहां है? इसको क्या बहन जी, अभी अपन चलेंगे माता जी, ठीक। अभी अपन कहां पढ़ रहे, क्या देखो बायफरकेट मत हो, आपका दिमाग पूरा साउथ अमेरिका घूमो, अभी घुमाऊंगा, ठीक है। तो ड्राइएस्ट प्लेस है अरिका, ARICA, अरिका। वो पड़ता कहां है? वो पड़ता है अपना अटाकामा डेजर्ट, और ये कहां है? चिली में। तो अरिका ब्रैकेट में चिली, फिर अटाकामा डेजर्ट। तो ड्राइएस्ट प्लेस कहां होगा? डेजर्ट में ही होगा ना, बारिश नहीं हो रही तब तो सूखा पड़ा है। तो डेजर्ट, ड्राइएस्ट प्लेस का क्या नाम है? जैसे हमने बोला कि अरिका, वो कहां पे है? तो किस डेजर्ट में? अटाकामा डेजर्ट में। और ये दोनों चीजें कहां है? चिली, एक कंट्री जो देख रहे थे। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अगला लिखो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। वॉल्केनो 3 टाइप के होते हैं, जब पढ़ेंगे वॉल्केनो, है ना। बच्चे जैसे क्लास में होता है ना 3 टाइप के, पहले होते हैं एक्टिव, उनको पता है क्या चल रहा है क्लास में, ठीक है। दूसरे होते हैं डोरमेंट की, हाँ उनको थोड़ा बहुत पता है कि किस पे बात चल रही है। तीसरे होते हैं एक्सटेंट की, मतलब है नहीं है भाई, पढ़ाओ तुम तो ऐसे ही वॉल्केनो भी 3 टाइप का होता है। एक्टिव वॉल्केनो वो है जिनसे लगातार एक टाइमली डिस्टेंस पे इरप्शन हो रहा है, मतलब फट रहे हैं वो, है ना। उनसे क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। तो मैग्मा और लावा में डिफरेंस है, बता देंगे, अभी सुन लो ज्यादा है। तो मैग्मा क्या होता है कि पेट में अंदर है तो क्या है? खाना है, और बाहर हो गई तो वॉमिटिंग हो गई। ऐसे ही अगर वॉल्केनो के अंदर यदि चीज पड़ी हुई है तो वो क्या कहलाएगा? मैग्मा, और बाहर आ गया तो लावा है। तो एक्टिव वॉल्केनो क्या है? जिनसे लावा इरप्ट हो रहा है समय समय पे, क्या है? एक्टिव वॉल्केनो। डोरमेंट क्या है? जिन पे कभी बहुत सालों से नहीं हुआ लेकिन उम्मीद है, ऐसे बच्चे की हाँ इनसे अभी अटेम्प्ट में निकाल सकते, तो वो हो गए डोरमेंट।
और एक्सटेंट हो गए जिनने कोचिंग की छोड़ दी कि हमें नहीं करनी तैयारी, तो वो ऐसे वॉल्केनो भी हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ना, जो कि सबसे ऊंचाई पे है। पहली वर्ड तो ये देखना, केवल एक्टिव वॉल्केनो हाईएस्ट लिखा है कि नहीं, तो उसका नाम है अजस डल सेलेडो। अरे लिखा रहा हूं, रुक तो जाओ, लिखो ओजस, ज्यादा नाम ही ऐसा है, मैं थोड़ी रखने गया था वहां। ठीक है, डेल सेलेडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है। ये कहां पड़ेगा? ठीक है, क्लियर हो गया? और ये कहां पे पड़ता है तो यहीं पे लिख लो पहले, चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे, सीए की बॉर्डर पे है ना, चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे। अभी मैं दिखा भी दूंगा चीजें, है ना। ओजस डेल सेलेडो, ये कितना ऊंचा है इसको लिख लो ब्रैकेट में, पूछा नहीं जाएगा नहीं तो रट में रखो, नहीं तो मैं नहीं लिखाता हूं, छोड़ो उसको, है ना, लिखा दो, लिख लो, अभी 3 साल है ना इसीलिए। 6893 मीटर है ना, 6893 मीटर, 6893 मीटर्स। ठीक है, लगभग 6.8 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर हो गया है ना, लेकिन कैसा? लंबा नहीं, ऊंचा, 6893 मीटर। क्लियर हुआ? तो इतना चीजों में हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो देख लिया अपन ने। अगला आता है हाईएस्ट, यहां पे लिखो हाईएस्ट नेविगेबल लेक, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, डैश करके मारो टीटीकाका, और यहां समझो फिर मैं दिखा भी दूंगा आपको, है ना। टीटीकाका, TIT, अरे टीटीकाका, कोई बात नहीं, ठीक बैठा हूं मैं इसी के लिए। टीटीकाका क्या है? हाईएस्ट नेविगेबल लेक है इन द वर्ल्ड, टीटीकाका, TITICACA, टीटीकाका। लिखा? आप समझना है ना, इतनी चीजें हो गई। जस्ट अगला लिखो हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, ये सब कुछ हाईएस्ट है क्योंकि एंडीज माउंटेन पे पाया जा रहा है, तो हर चीज यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट है ना। तो हाईएस्ट वाटरफॉल है ना, जैसे भेड़ाघाट गए हो ना, भेड़ाघाट तो लगभग 17-18 मीटर से गिरता है फॉल, समझ ना, तो वो हाईएस्ट नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जब क्वेश्चन आता है तो चचाई एक अपने यहाँ पे वाटरफॉल है, उसको हाईएस्ट कहते हैं, रीवा में है। ठीक है, बीहड़ नदी पे। तो ऐसे ही अगर ये तो एमपी का सबसे बड़ा हो गया, तो ठीक है। जब भारत की बात करेंगे तो भारत में जोग है ना, जिसको गरसोप्पा कहेंगे, पढ़ाऊंगा इंडिया, अभी घबराना नहीं है, मतलब मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। तो वो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, लेकिन पूछा जाए कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है, तो उसका नाम आप लिखोगे, नाम ही है एंजल फॉल। एंजल फॉल, अरे एंजल को देख के ही लड़के फॉल हो रहे हैं ना, तो ऐसे कर लो आप, एंजल फॉल। ठीक है, क्लियर है? एंजल फॉल, एंजल हाँ, अरे इधर कुछ भी किसी को कहते हैं याद होना चाहिए ना। ठीक है, अब क्या होगा सुनो, यहां पे एक ऐसा लैंड, मतलब कोई एक बेंचमार्क होगा इधर से, मतलब ये ऐसा लैंड होगा, यहां से रिवर आ रही होगी और फिर ये गिरना शुरू होगी, तो ये क्या बना रही है? वाटरफॉल बना रही है। तब तो वाटरफॉल बना कि नहीं बना? नहीं, अगर ये यहीं पे लैंड होता तो बनता क्या? नहीं बनता। तो आपको ये चीज क्लियर हुई ना कि वाटरफॉल बनेगा, पहली चीज। तो अब वाटरफॉल बन रहा है तो कोई ना कोई नदी होगी कि नहीं होगी दादा? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी रिवर बनाती है इस वाटरफॉल को? 3 ऑप्शन मिलेंगे और तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, तो मारने नहीं आ जाना मेरे को, तीनों लिखवा दे रहा हूं इसलिए ना, जो मिले उसको मारना है। ठीक है, कैसे? आप लिखो, पहले नंबर पे है, यहां लिखोगे चूरन, अरे नेम है इसका चूरन रिवर। चूरन रिवर पे एग्जैक्टली ये है, लेकिन चूरन बहुत छोटी सी है, तो इसीलिए इससे थोड़ी सी बड़ी रिवर, जिसकी ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी समझते हो कि एक रिवर यहां से फ्लो होके यहां गिर रही है, इसमें आके छोटी छोटी रिवर मिल रही है, तो वो क्या हो गई? इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। हिंदी में कहते हैं सहायक नदी। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी क्या है ये कौन सी? यहां पे मैंने बताई चूरन रिवर। चूरन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी हो? तो इसका नाम है कैरोनी। तो ज्यादातर ऑप्शन में आपको कैरोनी मिलने के चांसेस हैं। ठीक, यहां पे है चूरन रिवर, समझते चलना है ना। वो चूरन चूंकि किस में मिल जाती है? कैरोनी में। अगर मान लो आपके घर पे कोई विधायक जी आ जाए तो सबसे पहले पापा ही को मिलवाएंगे ना, कि नहीं कहेंगे इनको बुलाओ पहले। तो ऐसे ही चूरन क्या है? छोटी रिवर है, तो उसका नाम कई बार नहीं दिया जाता है ना, थोड़ा सा बड़े लेवल पे देते हैं, तो कैरोनी। और कैरोनी भी जाके मिल जाएगी किसमें? एक रिवर सिस्टम है, जैसे गंगा नदी में कई नदियां मिलेंगी, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं। नर्मदा जब आप पढ़ोगे तो हिरण नदी पाटन में बहती है, शक्कर, दूधी, तवा, होशंगाबाद, ये सारी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो कैरोनी भी किसमें मिलती है? बड़ी रिवर सिस्टम है, जिसका नाम है ओरिनेको, ओरिनोको।
तो ये तीनों नाम अलग अलग बुक में लोगों ने लिख दिए हैं, तो हमें तीनों पता हो। मेन रिवर है चूरन, चूरन किसकी ट्रिब्यूटरी है? कैरोनी की। कैरोनी किसकी है? ओरिनेको की। अब एग्जाम में क्या है, ये तीनों ऑप्शन नहीं देगा, इसमें से किसका नहीं है, कोई एक देगा तो अपन टिक लगा देंगे। पूछा जाएगा कि एंजल जलप्रपात, विश्व का उच्चतम जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है, तो ज्यादातर आंसर में आपको कैरोनी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ओरिनोको मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो चूरन मिलेगा। जब वो बहुत डीप पूछेगा तो चूरन पे आएगा। इतनी बातें क्लियर हुई? अभी अपन इसको देख भी लेंगे, लेकिन लिखते चलें। जो यही 5-7 क्वेश्चन है यार, पढ़ने से ज्यादा पहले लिख लो, उसको मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? अब एक चीज और है, ये तो और बढ़िया जाएगा आपको, सुन लो। यहां पे मतलब जिस जगह से ये गिर रही है उसका भी कुछ नाम है, वो भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो गिर रही है वाटर, जो माउंटेन टाइप का दिख रहा है आइलैंड, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओयान, AUYN, ओयान। मैं खुद भूल जाता हूं, तेपे है ना, टेपे। अब इसको मैंने कैसे याद किया, इसको लिख लो। ओयान ताइपे क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है, जो है ना सॉलिड पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? ओयान ताइपे बोलते हैं, ठीक है? लिखा? अब 2 चीजें लिखना है। ओयान ताइपे क्या है? ये जहां से वो गिर रही है ना, जैसे भेड़ाघाट में धुआंधार जिस जगह से गिर रहा है, तो वो जो फ्लैट एरिया है ना, ऊंचा एरिया है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? ओयान ताइपे। तो अपन क्या, अब देखो क्या होगा, अब ऐसे याद करो, इसकी जो हाइट है एंजल फॉल की 979 मीटर है, मतलब लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा गिरता है, समझना। तो आप लोग घूमने जाओगे मान लो कभी, तो आप क्या बोलोगे अपने बगल में कि सपोज ओयार देखना, तो ओयान क्या है? ओयान ताइपे वो हाईलैंड है, मतलब एक जो लैंड है जहां से ये फॉल होती है, तो अपन ओयार से याद कर लेना, ओयान ताइपे दिख जाएगा ऑप्शन में। पूछेगा नहीं पीटी में किसकी जगह का नाम लिखो, क्योंकि अगर डीपली क्वेश्चन पूछ लिया तो ओयान ताइपे क्या है? ये प्लेस है जहां से गिरती है नीचे। क्लियर हुआ? इसकी टोटल हाइट चूंकि हाईएस्ट है तो पूछेगा 979 मीटर, ये भी याद रखा, ये याद रहना चाहिए 979 मीटर। इतनी बातें क्लियर हुई? अब पूछेगा कि भैया एंजल फॉल है लेकिन किसके पास है? कोलंबिया में। कहां है? तो ये जगह पड़ती है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला में क्या है? ये फॉल पड़ता है, ठीक है? ठीक है, अब यहां तक लिख लिया। हाईएस्ट कैपिटल मैंने बताई थी लापाज है ना, वो भी लिख लो। किसकी है? बोलीविया। आएगा धीरे धीरे बोलीविया, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लोगे 6882 मीटर पे है, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है? बस हाईएस्ट है, खत्म, ठीक है? अब खोल लो एटलस और इन चीजों को जो देखा है एक एक करके पहले देख लो, है ना? इसमें भी मैं कोशिश करता हूं, और वर्ल्ड मैप नहीं आया नहीं, अगर इसका साउथ अमेरिका का, तो मैं आपको दिखा देता, नहीं तो चीजें। हाँ, सब नोट्स ही बता रहा हूँ यार। इसको उसमें से जो सार में टिक लगाऊंगा उसको भी एक जगह कर लेना, है ना? अब देखो जितनी चीजें देखी हैं, अगर इसमें कोशिश करते हैं ना, पहला पॉइंट पढ़ते चलो, मैं बताते चल रहा हूँ, है ना? पढ़ो, अगर क्योंकि इसका ना फिजिकल मैप मिल जाता ना, तो आज पता नहीं साथ छोड़ गया है फिजिकल मैप अपना। कोशिश करते हैं अपन जो जो चीजें दिख जाए यार, फट रहे हैं पिक्सल लेकिन स्टिल कोशिश करते हैं ना। पहला पॉइंट पढ़ो। हाँ, फर्स्ट से यार, फर्स्ट से करके जो चीजें बोली हैं वो देख भी लेते हैं ना। सबसे पहले लिखा है लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे पूछा जाता है कि ये कहां से कहां तक फैला है। पनामा स्तंभ है, यहां से ये क्या चालू हो गया? एंडीज माउंटेन, ठीक है? यहां तक आता है, ठीक है? और यहां तक आएगा तो यहाँ पे एक स्टेट पड़ती है ना, यहाँ पे एक पानी की वाटर बॉडी आएगी, इसका नाम पड़ेगा मैगेलन स्टेट। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि यार ये पनामा स्तंभ से कहां तक है? पनामा से लेके जस्ट यहाँ पे चिली का कैप हॉर्न आता है, कैप हॉर्न तक है, ठीक है? तो ये पूछा जाएगा तो अपन यहाँ देख लेंगे। अभी मतलब ये क्या हो गया अपना माउंटेन? एंडीज माउंटेन। ये कितने किलोमीटर में फैला है? 7000 किलोमीटर लंबा है ये, मतलब यहां से यहां तक 7000 किलोमीटर हो गया। एक चीज क्लियर। अगला लॉन्गेस्ट रिवर वॉल्यूम। यहां पे देखेंगे ये जो यहां से आ रही है ये 2 रिवर। अभी जब मैं इंडिया पढ़ूंगा, जिनने पढ़ा है
गंगा को गंगा नहीं बोलते उद्गम से, जब ओरिजिन होता है तो गंगा नदी का नाम गंगा नदी नहीं होता है। और ये इस बार पीएससी ने 2017 में पूछा था। तो क्या होता है कि अलकनंदा और भागीरथी दो रिवर हैं छोटी छोटी, जब ये मिलती है कहां पे, देवप्रयाग में, तो उसका नाम पड़ता है गंगा रिवर, तो वहां से नेम पड़ता है गंगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे दो रिवर आएंगी, वो मिलती हैं और फिर नाम पड़ता है अमेजोन। तो इसीलिए अगर इन दो रिवर को कंक्लूड कर देता तो ये लॉन्गेस्ट रिवर बाय एरिया भी, लेंथ भी हो जाता है, इसीलिए नहीं हो पाती। नहीं तो मैप में आप देखोगे अमेजन बहुत बड़ी रिवर है, लेकिन उसके बाद भी नील से छोटी है। तो लॉन्गेस्ट रिवर बाय लेंथ कौन सी है, नील है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, बाय वॉल्यूम, मतलब आयतन की दृष्टि तो यहां से अमेजोन रिवर चलती है, ठीक है। और ये कहां पे देखो, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे क्या हो रही है, ये ड्रेन हो रही है तो नॉर्थ अटलांटिक में। तो पूछा जाएगा कि अमेजोन नदी कहां गिरती है, तो हम क्या बताएंगे, नॉर्थ अटलांटिक में गिरती है, इक्वेटर के पास गिरती है। नहीं तो अपन कहां मारेंगे, यहाँ ऊपर कैरिबियन सी मार देंगे, यहाँ पैसिफिक ओशन दे देगा, नीचे का कोई और सदर्न ओशन दे देगा, कंफ्यूज हो गए। तो हमने मैप पे क्या देखा कि अमेजोन रिवर कहां गिरेगी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे, इक्वेटर के पास। इतनी बात क्लियर हुई। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है मैंने, यहां चलेंगे ना, इस पे देखते हैं आपको। यहां देख लेते हैं, अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है, कोशिश करता हूं मैं। अपने मैप पे जरूर आप देखते रहना, एटलस पे। चिली के जस्ट यहां पे आप देखोगे, यहां एक एरिका प्लेस लिखा होगा, देखो अपने एटलस में, एरिका देखो, दिख रहा हो शायद, दिखा एटलस में, फिजिकल में देखना। अटाकामा डेजर्ट है ना, इसी में एक प्लेस है चिली में, है ना, अटाकामा डेजर्ट में। नहीं है तो उसको बना लेना वहीं। तो अटाकामा डेजर्ट में क्या है, अरिका है, जो क्या है, हॉटेस्ट, मतलब ड्राइएस्ट प्लेस। हॉटेस्ट नहीं बोल रहा हूँ ना, ड्राइएस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ है, ठीक है। नहीं तो मेरा एटलस की मैं पिक भेज दूंगा, मैंने मार्क करके रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा ना, इतनी सुविधा भी आपको उपलब्ध करा देंगे हम, है ना। अगला देखते हैं, ठीक है। तो एरिका देख लिया, मतलब चिली में कहां पे, अपन देखेंगे अटाकामा डेजर्ट में एक जगह है एरिका, जो क्या है, ड्राइएस्ट, हॉटेस्ट नहीं तो कुछ का कुछ मार के आओ, मेरे को पकड़ो, है ना, ड्राइएस्ट बोल रहा हूँ ना, सूखा। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट क्या बताया, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। हाँ, हाईएस्ट एक्टिव। तो यहां पे आप देखोगे, मैं दिखा देता हूं उसको, हाँ ठीक है, ओजस डेल सेलाडो, यहां देखेंगे, ये है, देखो एग्जैक्ट तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, कल मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा आपको फिजिकल मैप पे, लेकिन याद करना है, पेपर में यही पूछा जाएगा। यहां पे लगभग ये जो जगह है चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे, यहां पे क्या है, ओजस डेल सेलेडो, एक एक्टिव वोल्केनो है, ओजस डेल सेलेडो। तो पूछा जाएगा ओजस डेल सेलेडो कहां है, तो मेनली अर्जेंटीना में है, लेकिन चिली की बॉर्डर पे, तो दोनों आता है ऑप्शन, है ना, चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे, ठीक है। क्या पढ़ा अपना, ओजस डेल सेलेडो, ये क्या है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, है ना। तो ओजस डेल सेलेडो क्लियर हो गया, यहां पे है ना, ओजस डेल सेलेडो, है ना, दिख गया, यहां होगा एटलस में, आप अच्छे से देखोगे तो होगा आपके एटलस में, फिजिकल में दिख गया। तो ओजस डेल सेलेडो देखा आपको, इसकी हाइट अगर पूछी जाए तो 6893 मीटर है, क्योंकि एक्टिव है, हाईएस्ट है ना। तो कितना ऊंचाई पे है, 6893 मीटर पे ऊंचा है क्या, ओजस डेल सेलेडो, और कहां पे है, चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे है। इतनी बात क्लियर हुई थी, है ना। फिर हमने देखा हाईएस्ट लेक, है ना। तो अब फिर देखो अपना क्या देखोगे इस बार, जब लेक देखना तो फिजिकल ना देख के आप पॉलिटिकल मैप देखो। तो यहाँ बोली अपन ने देखा था टीटीकाका लेक, ठीक है, कहां पे है, तो लिखा है बोलीविया और पेरू की बॉर्डर पे, ठीक है। अभी मतलब जैसे आपके भी फ्रेंड मिलते हैं, मेरे को तो जो मिलता है तो मैं उससे यही कहता हूँ, क्यों भाई चाय पियोगे क्या, मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, टी को, चाय को इंग्लिश में टी बोलेंगे, तो चाय। और अगर थोड़ा वेस्ट बंगाल चले जाए तो क्या बोलेंगे, कहते हैं ना पीबो। तो पी और बो माने पेरू और बोलीविया, पीबो क्या, चाय। तो टीटीकाका लेक कहां है पूछेगा, पीबो, सीधे मारना देख के आंख बंद करके। यहाँ पे एक साल पढ़ के आए तो कोई, उनसे मैंने पूछा टीटीकाका लेक किस कॉन्टिनेंट में है, कंट्री तो छोड़ दो, शायद थे आप में से कोई एक दिन बैठे थे, जब फर्स्ट क्लास ही आप थे शायद, है ना, सबसे शुरू में जब क्लास शुरू होकर बंद हुई थी, 2 लोग आए थे, फिर उन्होंने आधा बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं पता होती, साल भर पढ़ने का मतलब नहीं है। याद कब होगा, जब आप कुछ ना कुछ ऐसे उसको बना रहे होगे जो आपको याद। टीटीकाका लेक कहाँ होगा, सीधे याद करो पीबो से। तो पी से मतलब मैंने पीबो भी क्यों लिखा कि पी स्टैंड फॉर पेरू और बो स्टैंड फॉर बोलीविया। यहाँ पे कोई और कंट्री है, पी से शुरू हो रहा, कभी जिंदगी कंफ्यूज नहीं होगी। तो यही हमारा काम है, इधर कुछ आप आ रहे होगे, आपको शॉर्ट करना नहीं तो बहुत अच्छा ऑक्सफोर्ड में लिखा है, सब में लिखा है, पढ़ लो, ठीक है। तो समझ,
अरे मैं आपको अब यार देखो फिर भाषा नहीं पकड़ो, आपको याद होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, जैसे करबो लड़बो जीतबो रे, ये कहाँ है? बंगाली, वेस्ट बंगाल में। तो वो शब्द कहाँ लगाते हैं? बंगाल में लगाते। तो हमें है ना खेला हो बे, वो पे ज्यादा फोकस करते हैं ना। आप शायद हो गए बंगाली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी, मैं आपको घुस नहीं रहा हूँ कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, है ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आपको मेन है कि यार याद रहे, आखिरी दिन जब पेपर देखते हो ना और दुख दुखी छूटती है ना, जब वहां बोलीविया भी लिखा होगा और परग्वे भी लिखा होगा, तो याद तो था कि पी और बी था। तो फिर ये काम करता है। हमने 100 टेस्टों में कभी गलत करा होगा, तब हमने ऐसी यहाँ पे ट्रिक बनाई कि पी कहाँ दिख रहा है, अब लाओ तुम परग्वे, हमें पीबो चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मेहनत करिए, गलती करिए, दैट्स द रीजन कि मैं आपको सार गर्भित चीज, सारांश पढ़ते थे ना हर चैप्टर में हिंदी में, तो वो है ये सबका, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब क्या बचा है? वो तो पूरी कहानी बता दी है, लेकिन फिर भी देख लो कि यहाँ पे एंजल फॉल है ना, और यहाँ से अभी जब सिस्टम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम, तो यहाँ पे देखो ऑरिनिको रिवर निकल रही होगी और यहाँ ड्रेन हो रही होगी कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे देखो आप लोग अपने मैप पे, बोल रहा हूं तो जाने की कुछ भी है ना, वेनेजुएला के जस्ट बगल में वहीं देखो आप लिखा होगा, लिखा है ऑरिनिको। तो उसी ऑरिनिको पे क्या है, क्योंकि बड़ा है, मैंने बोला ना कि छोटा नहीं मिलेगा, ऑरिनिको भी मिल सकता है। तो ऑरिनिको पे क्या है? वेनेजुएला में एंजल फॉल 979 मीटर, बिल्कुल कंठस्थ हो ये चीज, बाकी भूल जाओ, ठीक है। अब हाईएस्ट नेविगेबल लेक, तो टिटिकाका देख चुके हैं अपन, है ना, तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक हो गया, ठीक है। और हाईएस्ट कैपिटल क्या हो जाएगी? ला पाज। इतने पॉइंट क्लियर है, एक पॉइंट और लिख लो, फिर मैं आपको और चीजें बताता हूं। यहां देखो, उसी में मैप में देखना, यहां पे आपको दिख रहा होगा एंडीज में माउंट एकांकागुआ, दिखा कहीं? आप चिली के आसपास देखो, चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे फिजिकल मैप में माउंट एकांकागुआ, स्पेलिंग है ACON, लिखा है ना। अजस डेल सेलोडो ऊपर है, उसके नीचे दिखा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले तो हाँ लिखा है ना हाईएस्ट पॉइंट, तो वही चीज बता रहा हूं, माउंट एकांकागुआ दिखा कि नहीं दिखा? अब सुनो, लिखो वहीं पे हाईएस्ट मतलब पीक है ये किसकी? इस एंडीज माउंटेन की। तो माउंट एकांकागुआ इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ विच, तो अपन बताएंगे एंडीज की, है ना, या फिर हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज इज माउंट एकांकागुआ, ठीक है। ये लिखते हैं ऐसे, है ना, एकांकागुआ माउंट मतलब एंडीज की हाईएस्ट, जैसे हिमालय की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है कि नहीं है? अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो फिर वहीं से शुरू करो कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पीक क्या है, तो हम बताते हैं कि धूपगढ़। किसकी है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा तो उसने कि किस पे है, तो महादेव पे, और वो पूरी सीरीज पूछ लिए, तो हम फिर बताते हैं कि यार कैसे बनाएंगे, तो सतपुड़ा रेंज है, ठीक। तो आप सब चीजें देखेंगे, है ना। अब तो इसको क्या लिखना है कि चूंकि ये हाईएस्ट पीक है, तो इसमें आप लोग के एटलस में वेरी कर सकता है, तो इसकी एक्चुअल है 69, यहां तक सब में लिखा होगा, ठीक है। और जस्ट बगल में 62 है, जिनके नए एटलस है वो इतना है, ठीक है। और जिनका अगर थोड़ा सा पुराना एटलस होगा तो 6960 है। अब क्यों है? तो इससे आपका निष्कर्ष निकालो कि जो एंडीज माउंटेन है, दुनिया में कई प्रकार के माउंटेन है, कहते हैं तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, है ना। तो ऐसे ही माउंटेन्स भी अलग हैं। कुछ रेसिडुअल माउंटेन होते हैं, मतलब कि वो माउंटेन जिनकी लाइफ बहुत हो चुकी है और उनकी अपलिफ्टमेंट बंद हो गया, उनमें इरोजन ज्यादा हो रहा है, तो हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, मतलब धीरे धीरे वो बूढ़ा हो चुका है। जैसे कि अरावली माउंटेन, दिल्ली में पूरा रायसेना हिल कहां बसा है? अरावली पे। तो अरावली माउंटेन क्या है? रेसिडुअल माउंटेन है। हिमालय एक ट्रिक है, उसको पढ़ते थे हम लोग, हिमालय, तो मतलब यहां से आता था यूराल, रॉकी, एंडीज और हिमालय। ये चार माउंटेन वर्ल्ड में कैसे यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब हिंदी में कहते हैं नवीन बलित पर्वत, मतलब ऐसे माउंटेन जिनमें क्या हो रहा, प्लेट्स आ रही है पास में, है ना। तो ये लगातार जब प्लेट्स पास में आएंगी तो वो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो यंग है, मैंने समझ रहा, इनकी लगातार वृद्धि हो रही है हाइट में। तो आप यहां पे अभी बस याद कर लो, क्या पूछा जाए कि एंडीज किस प्रकार का माउंटेन है, तो नवीन बलित पर्वत है, क्या? यंग फोल्ड माउंटेन, है ना, यंग फोल्ड माउंटेन। जब पढ़ेंगे तो यहां देखेंगे कि कौन कौन सी प्लेट्स हैं। तो दो प्लेट जब ऐसे सबमर्ज होती हैं आपस में, तो यहां से क्या हो रहा होता है कि जो यहाँ का बीच का ये पार्ट है, ये जब सबडक्ट होता है तो ये हाइट बढ़ती जाती है ना, तो ये इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर कोई माउंटेन की हाइट बढ़ रही है तो उसको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो हमारा जो एंडीज है,
इसीलिए उसकी पहले हाइट पीक की कितनी थी 6960, अब बढ़ के 2 मीटर बढ़ गई है। ऐसे हिमालय की आप देखोगे तो 8848 थी, अब 8850 हो गई है। और इन फ्यूचर अभी फिर सर्वे करा रहा है चाइना और नेपाल मिलकर, तो हो सकता है 8852 भी मिले। क्यों बढ़ रही है? प्लेट्स पास में आ रही है, वो देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक में। लेकिन हमें बेसिक समझना है, पूछा जाएगा कि एंडीज क्या है, हिमालय क्या है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड क्यों है कि देखो एक के बाद एक इसमें हाइट बढ़ रही है तो फोल्ड्स बढ़ते हैं, तो यंग है मतलब हाइट बढ़ रही है, फोल्ड है और माउंटेन है, तो यंग फोल्ड माउंटेन मतलब नवीन वाले पर्वत एंडीज है। टाइप पूछेगा, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या बताएंगे? माउंट, यही नहीं माउंट एकांकागुआ। फिर ये बोलेगी यही, फिर बोलेगी वही, तो बोले क्या? ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है। मैं आपको और आगे पढ़ाता, लेकिन दिक्कत किस चीज की हो रही है कि मेरे पास अभी फिजिकल मैप HD क्वालिटी में नहीं है ना। अभी 5 मिनट में बेसिक चीज आपको कुछ लिखा दे रहा हूं और उसको मर्ज करा, मतलब आज करा दे रहा हूं कवर, क्योंकि उसमें मैप की जरूरत नहीं है। तो आप लिखते चलोगे और मार्क करते चलोगे, ठीक है, या मार्क कर लो, घर पे जाके ढूंढ लेना है। हाँ नहीं बेटा, कर देते हैं सब लोग, करके ईमानदारी से। नहीं तो मेरे को तो यही लगा है, मतलब बीइंग अ टीचर, बच्चों पे कुछ नहीं छोड़ो। अगर आपको ईमानदारी से रिजल्ट चाहिए ना तो वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अरे ये बैठा हूँ एक्चुअली, तो हमें बेसिक क्या देखना है, जो जरूरी चीजें। इस बार का PT का क्वेश्चन भी घर जाके मैं भेज दूंगा, सुन लिखो, क्योंकि अभी मैप नहीं है तो इतनी चीजें कवर कर लेते हैं ना जब तक। मेजर इंडस्ट्री/मिनरल्स, ठीक है, हाँ लिखते जाओ, फिर इसको आप अरेंज कर लेना, क्योंकि अभी और चीजें मेरे को दिखाना है, लेकिन अभी मैप नहीं मिल रहा है। जब तक मैं ढूंढूंगा टाइम कवर हो जाएगा। तो आप ये देख लो जो क्वेश्चन आया था इस बार PSC का, ठीक है। सबसे पहले है लेक मराकेबो। तो यहां पे वेनेजुएला में एक लेक है, अपने मैप में देखो दिख रहा है लेक मराकेबो। मराकेबो लेक वेनेजुएला में बेटा, सबसे टॉप पे देखो, वेनेजुएला में एक लेक मिलती है मराकेबो झील, दिखी सबसे ऊपर। ये जो झील है, क्या हो रहा है यहाँ पे, चूंकि बहुत पुराना, मतलब मैंने बताया था ना कि ये पार्ट जो है वो क्या हुआ है, हाईएस्ट है, और यहाँ भी हाईएस्ट है, और बीच का पार्ट कैसा है, फ्लैट है। तो मतलब कि जब कॉन्टिनेंट्स बने थे तो ये पार्ट पहले से था। जब ये पार्ट पहले से था तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे जो फॉसिल फ्यूल था वो दबता गया, मतलब वनस्पति और जीव जंतु धीरे धीरे दबते गए थे, और इसके ऊपर ये लेक बनी है इन फ्यूचर। तो वहां पे क्या मिलने लगा, जहां पे भी फॉसिल पाए जाते हैं, ऑयल और नेचुरल गैसेस। तो यहां पे क्या हुआ कि वेनेजुएला पूछा जाएगा कि मराकेबो लेक काय के लिए फेमस है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस, मतलब समझ रहे हो कि मतलब तेल और प्राकृतिक गैस के लिए कौन सी लेक फेमस है, मराकेबो लेक। कहां पे है, वेनेजुएला में। इसीलिए यहां से अगला प्रश्न UPSC ने पूछा था कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एकमात्र देश जो ओपेक का सदस्य है, ठीक है, एक संगठन है ओपेक। अभी इसको मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, बस बता दे रहा हूं आपको। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसमें ज्यादातर अरब के देश हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, क्योंकि वहां पे पूरा डेजर्ट है, बहुत ज्यादा फॉसिल दबा हुआ, तो तेल के वहां पे क्या मिलते हैं, बहुत सारे कूप्स मिलते हैं, तो वहां पे ही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये मैंने बताया ना आपको, ये दोनों बाद में, मतलब बाद में बने, पहले से ये था। तो मराकेबो लेक कहां पे, वेनेजुएला में। इसीलिए ओपेक का एकमात्र साउथ अमेरिकन कंट्री कौन सा हो जाएगा जो मेंबर था, वेनेजुएला। शायद में भी सर छोड़ा इसने क्या अभी, अब भी शायद 2019-20 में इसने ओपेक को छोड़ दिया। अब प्रश्न आएगा कि साउथ अमेरिका का कौन सा देश है जिसने हाल ही में ओपेक, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, हिंदी में बोले तो तेल निर्यातक संगठन जो बना है, इसको किसने छोड़ दिया, वेनेजुएला ने छोड़ दिया। मतलब ऐसे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कंसेप्ट में काम करेगी, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो वेनेजुएला क्यों, क्योंकि भाई मराकेबो लेक वहां पे है, मराकेबो लेक है तो क्या मिल रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, तो ON है ना, ये चीज क्लियर हुई। पहली चीज तो पहला रिसोर्स हो गया मिनरल्स, जो अपना सिलेबस में है। दूसरा लिखोगे आप, ठीक है, यहीं पे फॉकलैंड आइलैंड, जस्ट बगल से, उसी के बगल में ये है नीचे। ब्रिटेन क्यों नहीं जा रहा है, इंडिया को उन्होंने छोड़ा तो बांट दिया इंडिया और पाकिस्तान में, उस समय वर्ल्ड प्रेशर था। लेकिन जब यहाँ पे चूंकि ये आइलैंड था, मेनलैंड से दूर था, और यहाँ पे क्या मिलता है, अबंडेंट ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, तो इसलिए ब्रिटेन नहीं छोड़ रहा है। तो एक ये है और एक ये है, क्लियर है। तो बेटा यहां है फॉकलैंड, ठीक है, फॉकलैंड में भी क्या है, आइलैंड है, ठीक। आइलैंड कई तरीके से बनते हैं, मैं बताऊंगा। तो इस आइलैंड पे भी ऑयल एंड नेचुरल गैसेस मिलती हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था कि 3 क्या है हमारे, मतलब टेरिटरीज ऐसी हैं जो सॉवरेन नहीं है। तो ये फॉकलैंड ब्रिटेन ने क्यों अपने पास रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑयल एंड नेचुरल गैसेस मिलते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि साउथ अमेरिका में ऑयल एंड नेचुरल गैस कहां, मराकेबो लेक और फॉकलैंड आइलैंड, यहां पे ही खत्म कर दिया।
मराकेबो कहाँ है? वेनेजुएला में है। फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है? ब्रिटेन के अंदर में, नदर्न मोस्ट है। इतना क्लियर है ना? अब देखो मैप पे ब्राजील में 3 छोटे छोटे रीजन है। पहला है मनास, MANAUS लिखा होगा, यहां पे ये लिखा है, देखो मनास, देखा अमेजोन के पास। मनास इज फेमस फॉर गोल्ड, मतलब यहां पे क्या मिलता है? सोना मिलता है, ठीक है। तो मनास काय के लिए? जिसके पास सोना है तो उसको मनाना पड़ेगा ना। तो मनास काय के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। तो बगल में लिख लोगे गोल्ड। फिर है बेलम, बलम भी पढ़ सकते हो, बेलम भी पढ़ सकते हो, BELEM, देखा ब्राजील में ही है। यहां कहीं पे देखो बेलम होगा, बेलम एक देखा ब्राजील में नहीं है। तो अभी आप लिख लो, फिर मैं ना इसकी फोटो भेज दूंगा अपनी, है ना। बेलम, तो बेलम साइंस वाला कौन है इधर? अच्छा आज तो अपनी मिताली नहीं है, वो अलग है। ब्रेन नहीं पूछ रहा हूँ, बेलम पूछ रहा हूँ। कोई है साइंस वाला? नहीं है। चलो तो ये बताओ, मैग्नीज और एक मैग्नीशियम, दोनों का साइन अलग अलग होता है ना। तो मैग्नीज को कैसे डिनोट करते थे? हाँ यस, इसीलिए बस 2 ही चीज इसलिए पूछा। तो Mn यहाँ पे, मतलब यहाँ पे Mn लिखोगे। Mn का एटॉमिक नंबर क्या था, याद है? 25। चलो, तो बेलम में क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। तो पूछा जाएगा कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैग्नीज क्या मिलता है? बेलम एक एरिया है, जैसे कि अपना जबलपुर है, यहाँ पे क्या मिलता है? संगमरमर मिलता है। तो ऐसे ही बेलम एक एरिया कहाँ पे? ब्राजील में, यहाँ मैग्नीज मिलता है। तो Mn लिखना है, Mg नहीं, मैग्नीशियम हो जाएगा, नहीं गलत करके आ जाओ, है ना। तो ये क्या है? मैग्नीज है, ठीक है। तो इसको देख लिया, क्लियर है, मैग्नीज क्लियर हुआ। अब थर्ड नंबर पे है नटाल, सबसे साइड में यहां पे दिखेगा नटाल, NATAL, नटाल। नटाल रीजन जो है यहां पे होगा। नटाल रीजन फेमस काय के लिए? उसको भी लिख लो आप, है ना। नटाल रीजन किसके लिए फेमस है? ठीक है, नटाल रीजन आप लिखो कॉटन एंड शुगर केन, NATAL, नटाल, ठीक है। नटाल रीजन काय के लिए फेमस है? कॉटन और शुगर केन, ठीक है। सब ब्राजील में बेटा। अभी सब मैं अपना मैप भेज दूंगा, आप लोग कुछ शायद टाइम लग रहा है। तो नटाल रीजन क्लियर हो गया, किसके लिए फेमस है? कॉटन और शुगर केन के लिए, ठीक है। इसके बाद एक रीजन है जो आप चिली के पास देखोगे, 2 रीजन है चिली में। पहला है वेलपेरासो, दिख रहा होगा शायद, वेलपेरासो, एकदम चिली के यहाँ साइड पे देखो वेलपेरासो होगा। वेलपेरासो फेमस है गाय के लिए? वाइन के लिए, ठीक है। वेलपेरासो लिख लोगे आप। तो वेलपेरासो मतलब वाइन, शराब के लिए फेमस है, ठीक है। क्यों है? जब मैं क्लाइमेट बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो वेलपेरासो रीजन चिली में है, काय के लिए फेमस है? वाइन के लिए। 2 रीजन वहीं पे होंगे, एक है टॉकी पिला, देखा शायद नहीं देखा हो तो, एक है टॉकी पिला, और जस्ट टॉकी पिला के ऊपर है इक्विक। बस आप लिख लो, मैं अभी वर्ल्ड मैप भेज दूंगा अपना। ये दोनों फेमस है कॉपर के लिए। और इस बार का PSC का बाहर आ रहा है क्वेश्चन, आपको यहां से जॉब में बनाऊंगा। ब्राजील पे चलेंगे, ठीक है, ठीक है। ब्राजील पे चले, यहां पे दिख रहा है एक शहर साओ पोलो, देखा, ठीक है। फिर जस्ट यहीं पे ना एक नीचे होगा सेंटोस। साओ पोलो थोड़ा ऊपर है, ये बना यहाँ, ये साओ पोलो, और ये पोर्ट पे जो है वो सेंटोस, इसमें गलत बना है, ठीक है। तो साओ पोलो है और सेंटोस 2 हो गए, ठीक। और तीसरे नंबर पे आप यहां पे बनाओगे क्या? इगाकू, IGUACU। तो एक ट्राइंगल बनता है साओ पोलो, सेंटोस और इगाकू के बीच में। इसको क्या कहते हैं? कॉफी ट्रायंगल ऑफ वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहां मिलेगी? ब्राजील में। हिंदी में कॉफी को कहवा कहते हैं। तो इगाकू, साओ पोलो और सेंटोस, ये 3 जगह पे क्या है? कॉफी का ट्राइंगल बनता है। और इसमें से जो सेंटोस है इसको क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये PSC पूछ चुका है। तो पूछा जाएगा कि कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहेंगे? तो सेंटोस। क्यों? क्योंकि भाई कॉफी ट्रायंगल में पड़ रहा है वो। तो सेंटोस आप देखोगे आपके में दिखेगा। तो सेंटोस क्या है? कॉफी बंदरगाह विश्व का किसे कहेंगे? साओ पोलो को नहीं, सेंटोस को, ठीक है। तो कॉफी की 4 किस्में होती हैं, लिख लो, लिखना हो कभी कोई पूछ ले। पहली होती है अरेबिका, ARA, कॉफी के टाइप है। पहला होता है अरेबिका, ARABICA, अरेबिका। दूसरी होती है रोबस्टा, ROBUSTA, रोबस्टा, ठीक है, अरेबिका, रोबस्टा। थर्ड होती है लिबेरिका, LIBERICA,
है ना, लेबेरिका, और चौथा होती है एक्सेला, EXCELSA, एक्सेल्सा। तो ये 4 ब्रांड होती है कॉफी की वैरायटी, ठीक है। जैसे अपन पढ़ते हैं गुड़ की चाय, दूध की चाय और अदरक वाली चाय डिफरेंट, ये कॉफी की वैरायटी है, पूछा जा सकता है कभी, है ना। तो ये हो गया कॉफी से क्लोज। अब देखो एक यहीं से हमने यहां पे बनाया मेंडोजा, एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, वहीं पे है ये, यहां पे मेंडोजा, यहां लिखोगे मेंडोजा, ऐसा ट्राइंगल बना के आप अपने पास नोट कर लो, है ना। रोसेरियो, और थर्ड नंबर पे यहां है ब्यूनस आयर्स, किसकी कैपिटल थी, BA कर दिया मैंने ना, यहां ये ब्यूनस आयर्स दिख रहा है। तो यहां पे एक ट्राइंगल बनता है, ठीक, अपनी कॉपी पे देखना, मेंडोजा, रोसेरियो और क्या, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, व्हीट ट्राइंगल ऑफ वर्ल्ड। इसलिए इस बार का जब PSC का क्वेश्चन आप देखोगे तो उसने मैच करने दिया था कि यार सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कहां होता है, तो ये ब्यूनस आयर्स कहां पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है। तो इसीलिए व्हीट ट्राइंगल ऑफ वर्ल्ड जहां है वो क्वेश्चन बनना ही था यार। तो इसलिए मैच के जिनने पेपर दिया है उनसे आप पूछो कि इस बार मैच करने दिया था, लोग नहीं मिला पाए। तो व्हीट ट्राइंगल ऑफ वर्ल्ड कहां बन रहा है, अर्जेंटीना में। किन किन के बीच में, मेंडोजा, ब्यूनस आयर्स जो कि कैपिटल है, और रोसेरियो। तो इस बार का PSC का क्वेश्चन क्या आया था, मैच करना था। पहला क्वेश्चन था दूध कहां डेयरी उत्पाद होते हैं, तो डेयरी मिल्क कहां होगी है, खरीदते हो ना, गिफ्ट में मिलती होगी, डेनमार्क। तो एक मैच हो गया, जिनको गिफ्ट मिलेंगे अभी आएगा, ठीक है। तो डेनमार्क समझ रहे हो कि मतलब डेनमार्क के लिए फेमस है, डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि चॉकलेट्स के लिए। तो यहां पे अर्जेंटीना किस चीज के लिए फेमस हो गया, व्हीट के लिए। और व्हीट ट्राइंगल ऑफ वर्ल्ड कहां पड़ रहा था, अर्जेंटीना में। इसलिए आंसर क्या आ रहा है, अब जाके मैं क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। और लास्ट लिख लो, फिर खत्म करते हैं। जस्ट यहां तक लिखा था ना, अब देखो ये मेंडोजा और यहां पे ब्यूनस आयर्स सही रहेगा, और थर्ड नंबर पे ऐसे डॉट कर दो। इसका नाम पड़ेगा क्या, bahia blanca। अरे लिख लो, मैं बताऊंगा इसको, है ना, अब टाइम। ये भैया नहीं, bahia blanca, ठीक है। ये क्या है, इसको लिख लो, है ना। तो मैं इसको कल नोट करा दूंगा। तो ये किस चीज के लिए फेमस, और ये व्हीट ट्राइंगल बनता है ना, और ये कुछ और बनता है। जस्ट अभी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं लिखा रहा हूं। यहां पे इसको मैं दिखा दूंगा। तो एक ट्राइंगल ये बनेगा, तो अगला क्वेश्चन यहां से होगा। लास्ट लिख लो आज की क्लास का टॉपिक, कि पेरू की कैपिटल क्या थी, हमने देखा था लीमा। तो ये लीमा रीजन पे क्या मिलता है, तो लेड, जिंक और सिलिका मिलता है। PB मतलब लेड, ZN मतलब जिंक, और SI मतलब सिलिका। इतनी बात है। कहां मिलेंगी, पेरू की कैपिटल लीमा के आसपास। और जिसमें से लेड और जिंक है, इनको ट्विन मिनरल्स कहते हैं। जुड़वा खनिज किसको कहते हैं, लेड और जिंक। क्यों कहते हैं कि जहां लेड मिलेगा वहां जिंक मिलेगा, जहां जिंक मिलेगा वहां लेड मिलेगा। तो पूछा जाएगा ट्विन मिनरल्स किसको कहते हैं, जुड़वा खनिज, तो लेड और जिंक को। और लीमा में क्या मिल रहा है, लेड, जिंक प्लस सिलिका, ठीक है। तो आज की क्लास अपन करते हैं यहीं खत्म, ठीक है। बाहर बच्चे खड़े हैं, फिर अपन कल मिलते हैं। और मैं आपको एटलस की अपनी पिक भेज दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।